नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। एनसीईआरटी क्लास वाइज हमने वीडियो आपको देना चालू किया है। ये पापा वीडियो की सीरीज है पूरी। एनसीईआरटी क्लास 6 की ज्योग्राफी की कंप्लीट सारे चैप्टर की समरी हमने दे दी थी पहले एक वीडियो में 2 घंटे में सिर्फ। ये वाला वीडियो भी एकदम शॉर्ट वीडियो होगा और पूरे क्लास 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पूरी कवर है। यहाँ पे पूरा हिंदी में ही समझाया गया है। इंग्लिश की पीडीएफ जरूर यूज की गई है, लेकिन जो लोग भी हिंदी माध्यम वाले हैं इस वीडियो को पूरा देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले भी दोनों पूरा देखिए। पूरा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया गया है, समझाने पे फोकस किया गया है। एक बार आप इसको पूरा समझ लीजिए फिर बताइएगा, ठीक है। कोई भी कमेंट करने से पहले पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए फिर आप यहाँ पे बताइएगा। इस वीडियो में वैसे कोई अपडेट नहीं है। अगर आपको लगे कोई भी अपडेट है, कोई सजेशन या फीडबैक देना है तो प्लीज आप जरूर बताइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पापा वीडियोस की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है और ऑलरेडी जो है यूट्यूब में मौजूद है। यूट्यूब में आप खोजेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पापा वीडियो प्लेलिस्ट, ठीक है, आपको पूरी मिल जाएगी। सारे 95 से ज्यादा वीडियोस आपको वहीं पे मिलेंगे। हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करके उसमें ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, अगर आप यह पूरा जो है वीडियो देखने के बाद और प्लस जो मैं लगातार इस टेलीग्राम में पिक्स दे रहा हूं उसके जो है साथ अगर आप बताना चाहें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भैया ये बताइए कि नेशनल हाईवे की रूट लेंथ, रोड लेंथ जो है वो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, प्लस रेल रूट जो पूरा इंडिया में फैला हुआ है वो पूरे दुनिया का कितने नंबर पे है, प्लस रेल रूट में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रूट लेंथ जो है किस स्टेट में फैली है, एयरपोर्ट सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, और वाटरवेज की जो टोटल लेंथ है वो सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है, टोटल कोस्टल स्टेट कितने हैं इंडिया में और सबसे ज्यादा कोस्टल लेंथ किस स्टेट की है, और प्लस आपके लिए एक और क्वेश्चन है, इंडिया के कितने राज्य 3 देशों से बाउंड्री शेयर करते हैं। जल्दी से बताइए कमेंट करके। पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ बताया गया है। कोई भी फीडबैक कमेंट सजेशन हो तो जरूर देखिए। इसके शॉर्ट वीडियो देखने के लिए, बच्चा वीडियो मतलब कंपोनेंट वाइज देखने के लिए आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसमें देखिए 2 चैप्टर है क्लास 7 का, फर्स्ट और सेकंड। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो भी आप सराउंडिंग में देखते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या है? एक बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि हमको एयर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। ये सब चीजें बेसिक है, इसमें कुछ इतना रखने की जरूरत नहीं है। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट 3 होते हैं। एक नेचुरल कंपोनेंट है, जैसे एयर का हो गया एटमॉस्फेयर, वाटर का हो गया हाइड्रोस्फीयर, लैंड वाला हो गया लिथोस्फीयर, और जहाँ पे ये तीनों ओवरलैप करते हैं वो है बायोस्फीयर। ह्यूमन मेड मतलब बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, ये सब है। ह्यूमंस के ये पूरा दिया हुआ है कि इंडिविजुअल, फिर फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब चीजें इसमें। ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है। बायोटिक और एबायोटिक के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखिए बायोटिक का मतलब जो भी वर्ड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, मतलब कि प्लांट और एनिमल। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बायोटिक है। एबायोटिक का मतलब हो गया कि नॉन लिविंग जो एलिमेंट्स है, लैंड है, ये सब चीजें, ठीक है। और ये देखिए एनवायरनमेंट की एक डिफिनेशन फिर से दी हुई है, मतलब जो प्लेस, पीपल, थिंग्स और जो भी चीजें एक किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड करते हैं वो है एनवायरनमेंट। और ये कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल प्लस ह्यूमन का, दोनों का, मतलब बायोटिक प्लस एबायोटिक। एनवायरनमेंट एक देखिए फ्रेंच टर्म है और इसका मतलब भी है एनवायरनर यानी कि नेबरहुड। नेचुरल एनवायरनमेंट में देखिए 3 चीजें हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट और एनिमल है ये सब। लिथोस्फीयर हम देख चुके थे, सॉलिड क्रस्ट होती है, सॉलिड लेयर होती है। क्रस्ट प्लस जो अपर मेंटल का पार्ट होता है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, वो मैं बता चुका हूँ आपको 6 वाली क्लास में। लिथोस्फीयर का मतलब है यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स पाए जाते हैं, ओशन फ्लोर पाए जाते हैं, ये सब चीजें। देखिए ये एटमॉस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है, ये लिथोस्फीयर है। जहाँ पे तीनों ओवरलैप कर रहे हैं वो है बायोस्फीयर। फिर ये इसमें दिया हुआ है कि वाटर के डोमेन को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है? एक थिन लेयर एयर की है जो कि पूरे अर्थ को सराउंड करती है। और इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कौन सी फोर्स जो अर्थ की है वो एटमॉस्फेयर को रोक के रखती है, होल्ड करके रखती है, तो वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये देखिए एनसीईआरटी में बहुत बेसिक बातें लिखी होती हैं और यही एग्जाम में पूछ ली जाती है, ठीक है। और इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि जो चेंज होता है एटमॉस्फेयर में उसकी वजह से वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है। वेदर क्या होता है? ये जो शॉर्ट टर्म चेंज होता है, और क्लाइमेट क्या होता है कि ओवर द लॉन्ग टर्म, मतलब 35-30 साल के पीरियड में जो भी चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं क्लाइमेट।
प्लानेट और एनिमल किंगडम मिला के बनाते हैं बायोस्फीयर। इकोसिस्टम लास्ट में एक और डेफिनेशन है। इकोसिस्टम का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, प्लस जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के, वहां पे भी वो लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं जहां पे वो रहते हैं, और वहां पे ट्रांसफर होता रहता है एनर्जी और मटेरियल का, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, वो बड़ा भी हो सकता है, काफी छोटा भी हो सकता है इकोसिस्टम। जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, यहाँ पे जितने भी जीव जंतु रहते हैं आपस में एनर्जी और मेटल का ट्रांसफर, मटेरियल का ट्रांसफर करते रहते हैं। 5 जून को हर बार वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, ये आपको पता है। ये वही लिखा हुआ है कि सभी प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बींग आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं और इनमें एक दूसरे की एक जरूरत पूरी करते रहते हैं। और ये इसमें फिजिकल और जो केमिकल इंटरेक्शन होता रहता है, एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफर होता रहता है, इसी को सबको बोलते हैं इकोसिस्टम। बार्टर सिस्टम पहले हुआ करता था कि विदाउट यूज ऑफ मनी की, मतलब मान लीजिए एक आपके पास टमाटर है, किसी दूसरे के पास आलू है, पैसे तब नहीं चलते थे, तो आप हमसे इतने आलू ले लो, मैं आपसे इतने टमाटर ले लूंगा, उस हिसाब से सिस्टम होता था। ये ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में लिखा है कि पहले मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, पहले व्हील इन्वेंट हुआ, फिर बार्टर सिस्टम आया, फिर ट्रेड और कॉमर्स आया, अब धीरे धीरे हो रहा है ये सब चीजें। अब देखिए इसमें कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से। इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, याद कर लीजिए, इंटरेक्शन होता है फिजिकल, केमिकल, एनर्जी का, मटेरियल का ट्रांसफर होता है। मेजर कंपोनेंट्स आपको बता दिए, लैंड, एयर और वो सब। 4 एग्जाम्पल है। लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड लेयर होती है। 2 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? नेचुरल हो गया, ये बायोटिक का, ये आप याद रख सकते हैं, ह्यूमन हो गया। फिर कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? इक्वेरियम नहीं है, नेचुरल। ये कंपोनेंट ह्यूमन एनवायरनमेंट का कौन नहीं है? ये है लैंड नहीं है। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन सा है इसमें से? रोड है। थ्रेट टू इन्वायरमेंट क्या है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आईएएस, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए। ग्रोइंग प्लांट है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन है कि ग्रोइंग क्रॉप्स है? देखिए ग्रोइंग प्लांट जो है वो एक थ्रेट नहीं है, लेकिन ग्रोइंग पॉपुलेशन एक थ्रेट है ये। और लेकिन इसमें इंटरप्रेट करके ये भी बोला सकता है कि ग्रोइंग क्रॉप्स भी एक थ्रेट है, क्योंकि अगर ज्यादा आप क्रॉप ग्रो करोगे उसका मतलब है कि आप ज्यादा ये एनर्जी, मतलब ये जो भी ग्राउंड में अगर आप देखें तो ज्यादा क्रॉप करोगे तो ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ेगा, ज्यादा वाटर का यूज करना पड़ेगा, ज्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये भी एक थ्रेट होता है एनवायरनमेंट का। अब ये देखिए, मैच द फॉलोइंग है। बायोस्फीयर क्या होगा? नैरो जोन, जहाँ पे वाटर लेयर और ये वाटर, लैंड और एयर इंटरेक्ट करेंगे। एटमॉस्फेयर क्या मतलब है? ब्लैंकेट ऑफ एयर जो सराउंड करती है अर्थ को। हाइड्रोस्फीयर क्या है? डोमेन ऑफ वाटर है। और इन्वायरमेंट क्या है? और सराउंडिंग है। तो ये हो गया इसी के साथ पहला चैप्टर। अब इसमें देखते हैं दूसरा चैप्टर। सेवेंथ क्लास का चैप्टर सेकंड देख रहे हैं अभी, ठीक है। इसमें जो चैप्टर सेकंड है, इसमें इनसाइड आवर अर्थ के रिलेटेड है सब डिटेल। और भी मैंने इसमें काफी सारी चीजें इंक्लूड की हैं नेट से देख देख के। देखिए अगर आप इसमें देखें तो अर्थ को 3 जो मेजर लेयर में ये बांटा गया है। अर्थ का शेप होता है बिल्कुल ओनियन की तरह, प्याज की तरह होता है बिल्कुल, आप ये ध्यान रख सकते हैं इसमें। और इसमें कई सारी लेयर हैं, जैसे सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट। ये जो है ये करीबन 35 किलोमीटर के आसपास होती है कॉन्टिनेंटल पे, और 5 किलोमीटर के आसपास होती है ओशियन फ्लोर पे। तो मतलब कॉन्टिनेंट पे इसकी जो ये टोटल, अगर आप इसकी डेप्थ देखेंगे तो ये सबसे ज्यादा होती है। और प्लस ये ओशियन वाली सरफेस पे सिर्फ 5 किलोमीटर होती है इसकी। तो सबसे ऊपर वाली है क्रस्ट, फिर उसके बीच में आती है मेंटल, और मेंटल और क्रस्ट के बीच में होती है एस्थेनोस्फेयर एक, और उसके अंदर होती है आउटर कोर, और फिर उसके अंदर होती है इनर कोर। तो ये देखिए इसमें ये जो डायग्राम है इसमें पूरा क्लियर है। इस वाले डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये है क्रस्ट, और ये बनी किससे? SiAl यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। लिथोस्फेयर क्या होती है? लिथोस्फेयर क्रस्ट भी होती है, प्लस जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल होता है, यानी कि अगर अपर मेंटल और प्लस क्रस्ट को जोड़ दें तो ये हो गया लिथोस्फेयर। और ये देखिए कॉन्ड्राड डिस्कंटिन्यूटी होती है, ये कहाँ पे होती है? ये है हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट के बीच में जो होती है, इसको बोलते हैं कॉन्ड्राड डिस्कंटिन्यूटी। ये कर्सर जहाँ पे जा रहा है देखते रहिए। मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पे होती है? ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी जो है ये आप याद रख सकते हैं, इसमें क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होती है ये। रिपीटेड डिस्कंटिन्यूटी किसके बीच में होती है? ये अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में होती है, रिपीटी। ठीक है, और उसमें अगर आप देखें गुटन्सबर्ग जो डिस्कंटिन्यूटी होती है, लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में होती है। और फिर लहमैन जो डिस्कंटिन्यूटी होती है ये है आउटर कोर और इनर कोर के बीच में। इनर कोर ये यहाँ पे NiFe होता है, यानी कि निकल और आयरन होता है।
ये देखिए क्रस्ट पे ये SiAl होता है, ओशियन वाली सर्फेसेस पे SiMa होता है, यानी कि सीमा ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम। कंटिन्यूटी याद रखिएगा, सबसे ऊपर है हाइड्रोस्फीयर और क्रस्ट के बीच में कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। मोहो कहाँ पे है? क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। और गुटन्सबर्ग किसके किसके बीच में? लोअर मेंटल और आउटर कोर। और लेमन जो डिसकंटिन्यूटी है ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच में है। तो ये वाली चीज आपको बतानी थी इसमें। और भी कुछ इसमें जो डिटेल दी हुई है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ये बोला गया कि डीपेस्ट माइन जो वर्ल्ड की है वो साउथ अफ्रीका में 4 किलोमीटर है। अभी तक पूरी दुनिया के इंजीनियर 6 किलोमीटर तक ही डीप जा पाए हैं सिर्फ। टोटल जो अर्थ की रेडियस है करीबन 6371 किलोमीटर की है। ये देखिए ये लिखा हुआ है टोटल वॉल्यूम वाइज और एरिया वाइज। अगर आप देखें अर्थ की जो 3 लेयर है, सबसे ऊपर वाली क्रस्ट हो गई, फिर मेंटल हो गई, फिर इनर को आउटर कोर, फिर इनर कोर। सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई करता है मेंटल। देखिए करीबन 84% अर्थ का वॉल्यूम और 67% अर्थ का मास ये कौन ऑक्यूपाई करता है? मेंटल। जो मेंटल लेयर है उसमें सबसे ज्यादा अर्थ का वॉल्यूम भी है, सबसे ज्यादा अर्थ का मास भी है। 84% अर्थ का वॉल्यूम है और 67% अर्थ का मास है। सेकंड नंबर पे आता है कोर। कोर है वॉल्यूम वाइज सेकंड है और मास वाइज भी सेकंड है। सबसे ऊपर वाली जो क्रस्ट है वो बहुत छोटी सी लेयर है, वो सिर्फ 1% वॉल्यूम है अर्थ का और 0.5% अर्थ का मास है। ये सियाल सीमा लिखा है, अभी मैंने आपको बता दिया। ये सीमा यानी कि ओशियनिक क्रस्ट में SiMa यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में SiAl। वैसे इसका जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये सब जो कॉन्सेप्ट है सियाल सीमा वाला ये हट चुका है अभी। उसमें एंडेसाइट है और भी कई सारी चीजें, वो आगे देखेंगे हम लोग, क्लास वाइज अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है। और जस्ट ये अर्थ ये सबसे ऊपर वाली क्रस्ट हो गई। ठीक है, तो क्रस्ट 5 किलोमीटर तक होती है ओशन फ्लोर पे, 35 किलोमीटर होती है कॉन्टिनेंटल पे। और उसके बाद होती है मेंटल करीबन 2900 किलोमीटर की। और मेंटल के नीचे होती है कोर, होती है करीबन 3500 किलोमीटर की। कोर में क्या होता है? NiFe, निकिल प्लस आयरन। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है एक्चुअली एनसीईआरटी में। यहाँ लिखा हुआ है 83% कोर का ये वॉल्यूम है, लेकिन बाकी सोर्सेज से मैंने देखा है अभी तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम मेंटल का है। ये आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा वेट भी मेंटल का ही है। और रेडियस अर्थ की कितनी? 6371 किलोमीटर। देखिए रॉक्स के बारे में देख लेते हैं, रॉक्स और मिनरल्स। इग्नियस, अगर देखिए रॉक्स क्या होता है, अर्थ जो क्रस्ट है अर्थ की वो बहुत सारी रॉक्स से बनी हुई है। कोई भी ऐसा नेचुरल मास जो कि मिनरल मैटर है वो अर्थ क्रस्ट को बनाता है और वो कहलाता है रॉक। रॉक कई सारे मिनरल से बन रही होती है। मिनरल की एक डिफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, 3 टाइप की रॉक्स होती हैं। एक इग्नियस रॉक्स, मतलब कि जो इग्नियस का मतलब होता है फायर, कि जब मोल्टेन जो मैग्मा होता है वो कूल डाउन होता है तो उससे बनती है इग्नियस। 2 टाइप की होती है, वो देख रहे हैं अभी हम। सेडिमेंट मतलब कि ये जब सेटल डाउन हो जाती हैं ये जब भी जो इग्नियस रॉक्स होती हैं उनको, जैसे जो वेदरिंग एजेंट होते हैं वो उनको तोड़ते हैं और फिर आगे जाके डिपॉजिट करते हैं। फिर उसमें लेयर बाय लेयर वो जो जमा होती जाती है उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री। मेटामॉर्फिक का मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म। तो देखिए 3 मेजर टाइप की रॉक हैं और ये डिफरेंट कैसी होती हैं? कलर, साइज और टेक्सचर की वजह से डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले जो मोल्टेन मैग्मा जब कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, अगर वो अंदर ही कूल हो गया तो बहुत स्लोली स्लोली होगा। मतलब अर्थ के अंदर ही कूल हो गया तो काफी स्लोली स्लोली होगा और ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है उसमें। और बहुत ज्यादा इसमें देखिए अगर 2 टाइप की है, इग्नियस भी 2 टाइप की है, एक है इंट्रूसिव, एक है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव मतलब कि अंदर ही हो गया और एक्सट्रूसिव मतलब कि बाहर हो गया। अगर जो मोल्टेन लावा है वो बाहर निकला तो वो बहुत जल्दी से कूल होता है। और इस टाइप की जो रॉक्स बनती हैं वो बहुत ही ज्यादा फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर की होती है, जैसे कि बसाल्ट। और डेक्कन प्लेटू जो है ये बसाल्ट से बना हुआ है। अगर वो अंदर ही कूल हो गया तो काफी स्लोली स्लोली कूल होता है। देखिए ये अगर अंदर कूल हो रहा है तो बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स बन जाए, ग्रेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और प्लस इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। और जो ग्राइंडिंग स्टोन्स होते हैं वो भी इसी के एग्जाम्पल है ये एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के। तो 2 टाइप के हैं ये आप याद रख सकते हैं। इग्नियस इंट्रूसिव मतलब इनसाइड और एक्सट्रूसिव मतलब आउट एक्सटर्नल। तो आप इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव को ऐसे भी याद रख सकते हैं। इंट्रूसिव मतलब इंटरनल और एक्सट्रूसिव मतलब EX से आप इंटरनल ले लीजिए। तो इंटरनली बन रहा है तो धीरे धीरे ये कूल हो रहा है और बड़ा बड़ा ग्रेन स्ट्रक्चर बन रहा है। और उसका जो एग्जाम्पल है वो ग्रेनाइट है। अगर बाहर आता है तो बहुत जल्दी से कूल हो जाता है और छोटे छोटे एकदम फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनाता है, उनको बोलते हैं बसाल्ट। फिर देखिए रॉक्स जब होती हैं उनको उसमें जैसे बहुत सारे ये रोल डाउन होती हैं, फिर क्रैक होती हैं, कई बार आपस में हिट भी करती हैं, उसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल फ्रेगमेंट में बट जाती हैं। प्लस कई बार जैसे ये जो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट होते हैं विंड और वाटर, ये धीरे धीरे उसके सेडिमेंट्स को कलेक्ट करती आती हैं और लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर बनता जाता है। इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स की एग्जाम्पल है सैंडस्टोन है जैसे।
वो जैसे जो सैंड की ग्रेन्स होती है उनसे बनता है। उसके अलावा देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स जितनी भी होती हैं उन्हीं में फॉसिल फ्यूल पाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल का मतलब हो गया जो ये जितने भी जैसे कोल है प्लस जो क्रूड ऑयल है, ये सब चीजें सेडिमेंट्री रॉक में पाई जाती है। क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ये एक दोनों में डिफरेंस समझिए कि जो क्रूड ऑयल है इसका फॉर्मेशन होता है जो डेड रिमेन्स मिलते हैं एनिमल्स के, और जो ट्रीज वाले डेड रिमेन्स होते हैं वो जनरली कोल में कन्वर्ट होते हैं। आपने देखा भी होगा जो लकड़ी का जैसे कोयला है, तो उससे भी याद रख सकते हैं कि जो पेड़ है वो जब डेड हो जाएगा वो फॉसिल किसका बनाएगा, वो बन जाएगा लाखों साल बाद वो बनेगा कोल, और जो एनिमल्स हैं वो क्या बनेंगे, क्रूड ऑयल बनेंगे। तो ये दोनों चीजों में एग्जाम्पल है, ये याद रख सकते हैं। देखिए मेटामॉर्फिक का मतलब हो गया कि जब ये चेंज ऑफ फॉर्म होती है, जैसे क्ले अगर चेंज हो जाता है स्लेट में तो स्लेट हो गई मेटामॉर्फिक, लाइमस्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में तो मार्बल हो गई मेटामॉर्फिक। रॉक्स बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं, जैसे कि अगर आप देखें ये एग्जाम्पल देख लीजिए, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है रेड फोर्ट और ताजमहल बना हुआ है व्हाइट मार्बल से। ये रॉक साइकिल दिया हुआ है कि मतलब एक जो रॉक है, देखिए जैसे ये है मैग्मा, ये ऊपर आया, अभी हमने बताया था आपको, अगर ये इंटरनली ही कूल हो रहा है तो बहुत स्लोली स्लोली होगा, वो बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा ग्रेन का, और उसमें ग्रेनाइट बनेगा बड़ा सा स्ट्रक्चर, और बहुत स्लोली कूल होता है, धीरे धीरे ये ठंडा होता है। अगर ये बाहर आया तो बहुत तेजी से कूल हो जाता है, बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है, बहुत छोटे छोटे फाइन स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं बसाल्ट। और डेक्कन जो प्लेटू है हमारा बसाल्ट से बना हुआ है। ये हो गया मैग्मा। फिर ये रॉक टूटती हैं, इससे बन गया देखिए इग्नियस रॉक, टूटती हैं, फिर इसको जो भी एजेंट होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, सेडिमेंट बनाते हैं, वो एक के ऊपर एक लेयर आती आती वो बन गया। फिर देखिए सेडिमेंट बने, फिर सेडिमेंट्री रॉक बन गया, फिर सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है, मेटामॉर्फिक इसमें फिर से एक अंदर चला जाता है अर्थ के तो मैग्मा बन जाता है। ये पूरी रॉक साइकिल है, इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आ सकता है। रॉक्स का ये फाइनली ये दिया हुआ है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास डेफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। तो मिनरल्स के पास डेफिनेट फिजिकल प्रॉपर्टी है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिनरल्स के जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, और मिनरल से बनता है रॉक। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये कुछ आप क्वेश्चन इसके कर सकते हैं चाहे तो। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा, ये कौन सी होगी, अभी हमने देखी इग्नियस रॉक। दो टाइप की होती है, इंट्रूसिव मतलब कि इंटरनल वाली जो कि बहुत स्लोली कूल होती है और उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। एक्सट्रूसिव मतलब कि एक्सटर्नल वाली जो कि बहुत तेजी से ठंडी होती है और उसके बहुत फाइन स्ट्रक्चर बनते हैं, और उसका एग्जाम्पल है बसाल्ट। इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, कोर है, इनर कोर। कोर कितनी किलोमीटर की है, 3500 किलोमीटर की है। मेंटल है 2900 किलोमीटर की है। क्रस्ट है करीबन 35 किलोमीटर की है कॉन्टिनेंटल, और 0 से 5 किलोमीटर की ओशनिक क्रस्ट है। गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल, ये किसके एग्जाम्पल है, मिनरल्स के ये। और रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, ये कौन सी रॉक्स है, सेडिमेंट्री रॉक्स। देखिए ट्री से बनता है कोल और एनिमल से बनते हैं क्रूड ऑयल। थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ये कौन सी है, क्रस्ट है, अभी बताया। कोर क्या है, कोर है इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग करिए। मिनरल क्या होते हैं, हैज डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। रॉक्स क्या है, रॉक्स यूज फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। क्ले क्या होता है, चेंजेस इनटू स्लेट होता है। सियाल क्या है, ये आप अगर इसमें देखें तो ये अर्थ की सरफेस पे ये जो होता है, सॉरी ये सियाल है, ये मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। तो ये वाला चैप्टर सेकंड हो गया, और इसी के साथ हमारा पार्ट 5 भी फिनिश हो गया। एनसीईआरटी में रिवीजन कर रहा हूँ अभी। जो यूपी पीसीएस एग्जाम है, वैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस प्लस एसएससीसीएल सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जो इसमें एक्स्ट्रा इनपुट है वो मैं नेट से उठा रहा हूँ। कुछ कुछ चीजें एनसीईआरटी की भी गलत दी हुई हैं, तो वो सब करेक्ट इसमें देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। ये तीसरा चैप्टर इसमें करेंगे। तीसरा चैप्टर है आवर चेंजिंग अर्थ। इसमें देखिए सबसे पहले तो लिथोस्फीयर के बारे में बताया गया है कि लिथोस्फीयर बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है, और देखिए ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स वाला कॉन्सेप्ट है ये लिथोस्फीयर पे अप्लाइड होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्रस्ट होती है कि लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर पे आता है ये। और ये बताया गया है कि हम जहाँ पे हैं जैसे अर्थ में है या फिर हम कहीं भी किसी भी कंट्री में है, वो किसी ना किसी प्लेट पे है। वो प्लेट हम बाद में देखेंगे। अभी चैप्टर वाइज देख लेते हैं इसमें। और ये मूवमेंट किस लिए होता है, क्योंकि मोल्टेन जो मैग्मा है अर्थ के अंदर वो जनरली वो फ्लो करता रहता है वो, और उसका जो मूवमेंट है वो सर्कुलर मैनर में होता है। देखिए इसके लिए एग्जांपल दिखाया गया है कि अगर आप मान लीजिए एक बीकर में वाटर रख लीजिए और उसमें कुछ ये पेपर पैलेट रख दीजिए, तो अगर आप नीचे से उसको आग देंगे तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा जो गर्म वाला है, और फिर ठंडा वाला नीचे की तरफ मूव करेगा। उसी तरह से एक तरह से सर्कुलर जो मैनर में अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो मूव करता है। देखिए जो अर्थ का मूवमेंट है वो ये जितने भी चेंजेस होते हैं सरफेस ऑफ अर्थ में वो उसकी वजह से होते हैं, जो अर्थ के मूवमेंट है। अर्थ के मूवमेंट अंदर होते हैं। देखिए अर्थ का मूवमेंट दो टाइप से हो सकता है, दो फोर्सेस से होता है। अगर कोई
इंटीरियर ऑफ द अर्थ में काम कर रही फोर्सेस तो इनको बोलते हैं इंडोजेनिक, और एक्सटीरियर वाली फोर्सेस को क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक। तो ये देखिए जो डायग्राम दिया हुआ है अर्थ मूवमेंट, ये एंडोजेनिक और ये है एक्सोजेनिक। इंडोजेनिक फोर्सेस में दो टाइप की होती है, एक होती है सडन फोर्स, उसके एग्जांपल है जैसे अर्थक्वेक आ जाता है एकदम सडनली, वोल्केनो आ जाते हैं, लैंड स्लाइड हो जाते हैं, और दूसरा होता है स्लो, जो टाइम के साथ स्लो होती है, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस होती हैं, जैसे मिलियंस ऑफ द ईयर्स लगते हैं कोई माउंटेन बनाने में। और जो एक्सोजेनिक फोर्स है उसमें जैसे इरोजनल है, डिपोजिशनल है, इसके कई सारे एजेंट हैं, रिवर है, विंड है, सी वेव्स है, ग्लेशियर है, ठीक है। तो जो लिथोस्फीयर जितने भी मतलब पूरे दुनिया में देश हैं वो सब प्लेट्स पे हैं ये, और ये जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है प्लस जितने भी वोल्केनो, ये सब चीजें प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड है, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। एंडोजेनिक फोर्सेस कई बार बहुत जल्दी सडन मूवमेंट प्रोड्यूस करती हैं, और उनका जैसे एग्जांपल है अर्थक्वेक और वोल्केनो, और उससे मास डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ये तो आपको पता ही है। देखिए वोल्केनो क्या होता है, एक वेंट होता है, ओपनिंग होता है अर्थ क्रस्ट में, जिसकी वजह से जो मोल्टेन मटेरियल होता है वो बहुत तेजी से बहुत सडनली इरप्ट हो जाता है बाहर की तरफ। देखिए ये वोल्केनो का पूरा ये एक डायग्राम टाइप का दिया हुआ है, ये एक क्रस्ट लेयर है, इसके बारे में बता चुका हूँ, 35 किलोमीटर की इसकी होती है डेप्थ कॉन्टिनेंट पे, और 5 किलोमीटर की होती है ओशियन पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये मोल्टेन मटेरियल है अर्थ के अंदर, ये देखिए क्रस्ट और मेंटल के बीच में स्टेनोस्फेरिक लेयर है। अब ये इसको मैग्मा बोलते हैं जब तक ये अर्थ के अंदर रहता है, जब ये अर्थ के बाहर आ जाता है तब इसको बोलते हैं लावा। तो ये आप याद रखिएगा इसमें, ये वेंट है, ओपनिंग है, और ये क्रेटर है यहाँ पे। यहाँ पे जब ये जैसे वॉल्केनो निकलता है तो मोल्टेन जो मटेरियल होता है उसका इरप्शन होता है, उसके साथ साथ गैसेस और ऐश भी निकलती है। इंडोजेनिक मतलब इनसाइड, और इनसाइड फोर्सेस, और एक्सोजेनिक मतलब आउटसाइड फोर्सेस। लिथोस्फेरिक जो प्लेट मूव होती है तो देखिए कई बार सरफेस जो अर्थ की होती है वो भी वाइब्रेट होती है। अब देखिए कई सारे मूवमेंट होते हैं उसमें, अगर जो दो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो आपस में कॉम्प्रेस कर रही है, टेंसाइल कर रही है, या फिर पैरेलली मूव कर रही है एक दूसरे से, तो वो उसकी वजह से जैसे फ्रिक्शन की वजह से वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, और उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं अर्थ पे। अर्थक्वेक में अगर आप देखें तो दो तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है फोकस, फोकस वो होता है जहाँ पे अर्थक्वेक एग्जैक्टली ये स्टार्ट होता है, और ये ओरिजिन होता है सीस्मिक एनर्जी का। तो फोकस कौन सा प्लेस हुआ जहां पे मोमेंट स्टार्ट होता है एग्जैक्टली, और उसके जस्ट जो ऊपर होता है एक पॉइंट सरफेस पे, ठीक है। फोकस मतलब ये जो है ये कोर पे कहीं, ये सॉरी क्रस्ट के अंदर कहीं हो सकता है, लेकिन जो ईपी सेंटर होता है जो हमको एग्जैक्टली दिख जाता है, मतलब समझ में दिख नहीं जाता है, एग्जैक्टली समझ में आता है जहां से एग्जैक्टली वो पॉइंट, जो एग्जैक्टली वो पॉइंट ग्राउंड लेवल पे है, सरफेस पे, जो कि फोकस के ऊपर है, उसको बोलते हैं एपी सेंटर। तो एपी सेंटर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर ये ज्यादातर जो सबसे बड़ा डैमेज होता है वो एपी सेंटर के जो सबसे पास वाले एरिया होते हैं। देखिए ये है एपी सेंटर, ये मतलब आपको अर्थ में यहाँ पे एपी सेंटर है, यहाँ से अर्थ सरफेस पे है, यहाँ से चालू हो रहा है। ये फोकस मतलब अंदर कहीं ये अर्थ को स्टार्ट हुआ, फिर उसके जस्ट ऊपर वाला जो सरफेस पॉइंट है वो एपी सेंटर, और यहाँ से जो प्लेस सबसे पास में होंगे उसको सबसे ज्यादा डैमेज होगा, जो दूर होंगे उनको बहुत कम डैमेज होगा। तो वही सब इसमें दिखाया गया है। तीन टाइप की अर्थक्वेक वेव्स होती हैं, एक होती है पी वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होती है एस वेव या फिर ट्रांसवर्स वेव, और एक होती है एल वेव या फिर सरफेस वेव। ये दो होती हैं, पी और एस बॉडी वेव, और एल वेव्स होती है सरफेस वेव। अब देखिए पी वेव और एस वेव के बीच में डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, नेट से मैंने कलेक्ट किया है। पी वेव को बोलते हैं प्राइमरी वेव, और ये ऐसी पहली वेव होती है जो कि सीस्मोग्राफ यानी कि जिससे आपको एक मेजर करते हैं उस पे ये अराइव होती है, उस पे पहुंचती है। तो सबसे पहले रिकॉर्ड होती है पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव बोलते हैं, फास्टेस्ट सीस्मिक वेव होती है, और ये सॉलिड लिक्विड और गैस किसी भी मीडियम से पास हो सकती है। देखिए पी वेव और एस वेव का इसीलिए यूज करके लोगों ने, जो जोग्राफर थे उन्होंने पता लगाया था कि अर्थ का एक्चुअली अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, और वो सब प्रॉपर्टीज हम देखेंगे अभी आगे वाली क्लासेस में। उसमें पता चला कि जैसे आउटर कोर जो है अर्थ का वो लिक्विड है, तो पी वेव को बोलते हैं प्रेशर वेव, और प्राइमरी वेव बोलते हैं सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों मीडियम से ये पास हो सकती हैं। एस वेव को सेकेंडरी वेव, मतलब ये बाद में, पी वेव पहले आती है, सीस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती है, फिर एस वेव्स आती हैं, और ये थोड़ी सी स्लोअर भी होती है पी वेव से, और ये सिर्फ सॉलिड से पास हो सकती हैं, ठीक है। और दूसरी बात एक और चीज है कि जो पी वेव्स होती है, पी वेव्स का मूवमेंट अगर आप देखें तो पी वेव लॉन्गिट्यूडनली मूव करती है, कॉम्प्रेस करती हुई चलती है। जो एस वेव है ये किसी भी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में चल रही है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। पी वेव और एस वेव में डिफरेंस ये है। अब देखिए एक और चीज है कि एक मर्केली स्केल होता है और एक रिचर स्केल होता है। रिचर स्केल जो होता है वो अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करता है, और रिचर स्केल लॉगरिथमिक टर्म जो होता है, मतलब लॉग अगर एक लॉग की वैल्यू बढ़ गई तो 10 टाइम्स बढ़ जाता है, क्योंकि log 4 और log 5 के बीच में 10 टाइम्स का डिफरेंस हो जाता है। मर्केली स्केल होता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर करता है,
जब इसके ऑब्जर्व इफेक्ट के हिसाब पे उस पे बेसिस होता है ये मर्केली इफेक्ट। अब ये कुछ कॉमन प्रेडिक्शन मेथड है कि अर्थक्वेक के मेथड होते हैं कि जैसे ये एनिमल बिहेवियर, फिश जो होती है पॉन्ड में एजिटेट करने लगती है, स्नेक आ जाते हैं, ये सब चीजें अर्थक्वेक के लिए एक आप समझ सकते हैं कॉमन ही प्रेडिक्शन मेथड है, वरना अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं। अर्थक्वेक मेजर कैसे करते हैं? एक मशीन होती है सीस्मोग्राफ, अभी मैंने बताया, रिचर स्केल से उसका मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं, ठीक है। और ये सब चीजें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। मेजर लैंडफॉर्म से ये प्रोसेस बताई गई दो, एक होती है वेदरिंग और एक होता है इरोजन। वेदरिंग मैंने आपको बताया था, ब्रेकिंग होता है रॉक्स का फिजिकली, केमिकली या फिर बायोलॉजिकली अर्थ सरफेस पे। लेकिन इरोजन का क्या मतलब होता है? बस वियरिंग अवे हो जाता है लैंडस्केप का, मतलब कई सारे एजेंट आए, वाटर आया, विंड या फिर आइस, उससे ऊपर की लेयर उससे जो हट जाती है उसको इरोड कर देती है, वो होता है इरोजन। वेदरिंग का मतलब होता है लगातार फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से रॉक्स की जो ब्रेकिंग होती है। तो दोनों में डिफरेंस है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए वो वर्क ऑफ रिवर के लिए ये दिया हुआ है, ये जो रनिंग वाटर होता है वो धीरे धीरे इरोड करता रहता है ये। और कई बार ऐसा भी होता है कि एकदम स्टीप वैली साइड जब इसको मिलती है तो ये वहां से वाटर फॉल बना देता है ये, ठीक है, हार्ड रॉक के से काट काट के इसको वाटरफॉल बना देता है ये। दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल, वेनेजुएला में है। एक नाइग्रा फॉल है यूएस और कनाडा के बीच में, विक्टोरिया फॉल है जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में। इसके बाद ये देखिए रिवर का ये बताया गया है कि जैसे जैसे रिवर प्लेन में एंटर करती है ये ट्विस्ट करती है, टर्न करती है और मिएंडर बनाती जाती है, ठीक है, मिएंडरिंग करती जाती है। ये देखिए ट्विस्ट और टर्न कर रही है, कंटिन्यूअस इरोजन और डिपोजिशन की वजह से ये मिएंडर होते जाते हैं, और प्लस इसमें और ये जो लूप है और क्लोजर होते जाते हैं ये। और धीरे धीरे ऐसा भी होता है कि जो मिएंडर लूप होते हैं ये रिवर से कट जाते हैं और एक कट ऑफ लेक बना लेते हैं जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। कई बार ऐसा भी होता है कि जो रिवर की ओवरफ्लो होता है उसकी वजह से डिपोजिशन ये किनारे पे होता जाता है और फ्लड प्लेन बना देते हैं। कई बार इतने ज्यादा ये जो किनारे हैं जैसे रेस्ड बैंक्स हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे इतना ज्यादा मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है कि काफी ज्यादा उसकी हाइट भी हो जाती है, और उसको बोलते हैं लिवीज। तो रेस्ड बैंक्स को क्या बोलेंगे? लिवीज बोलते हैं इसको। ये मेंडरिंग कर रही है, मेंडरिंग मतलब ये ऐसे इस तरह का मूवमेंट होता है ये। और उसके बाद ये जैसे जैसे रिवर सी की तरफ जाती है इसकी स्पीड घटती जाती है और कई सारी ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में ये बढ़ती जाती है। मतलब देखिए डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है कि छोटी छोटी रिवर मेन रिवर से अपना पानी लेके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी बना लेती हैं। ट्रिब्यूटरीज का उल्टा होता है कि छोटी छोटी रिवर मेन रिवर में अपना पानी कंट्रीब्यूट करती हैं, और ये सब डिस्ट्रीब्यूटरी माउथ पे जब ये बनाती हैं तो इन सब के कलेक्शन को बोलते हैं डेल्टा। फिर ये कुछ सी वेव्स के फीचर दिए हुए हैं। देखिए सी वेव्स लगातार स्ट्राइक करती रहती हैं जैसे रॉक्स पे, धीरे धीरे हॉलो केव लाइव स्ट्रक्चर बना लेती है, उनको सी केव बोलते हैं। फिर और इरोजन होता रहता है तो सिर्फ रूप बचती है, उसको सी आर्क बोलते हैं। फिर भी और इरोजन होता रहता है तो रूप भी हट जाती है, सिर्फ वॉल बचती है, उसको स्टैक बोलते हैं। फिर भी देखिए और कोई अगर ऐसी स्टीप रॉकी कोस्ट है तो वो एकदम वर्टिकली सी वाटर के ऊपर खड़ा रहता है, उसको सी क्लिप बोलते हैं। तो ये चार जो है ये चार सी वेव्स के फीचर हैं, ये इरोजनल फीचर्स हैं, ये इरोजन और डिपोजिशनल फीचर हैं। कौन कौन से हैं ये सी वेव्स के? देखिए इरोजनल वाले हैं, सी केव है, फिर सी आर्क है, फिर स्टैक्स है, और फिर ये फाइनली सी क्लिफ है। देखिए बीच जो है ये डिपोजिशनल फीचर है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तीनों में दोनों में डिफरेंस है, एक है इरोजनल इरोड कर रहा है सी वेव्स, और एक और डिपोजिशनल। तो बीच क्या है? वो डिपोजिशनल फीचर है। फिर देखिए ये आइस का अगर आप वर्क ऑफ आइस देखें तो ग्लेशियर को बोलते हैं क्या? रिवर ऑफ आइस बोलते हैं। ग्लेशियर की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि आइस मेल्ट होती जाती है, और देखिए जैसे ग्लेशियर क्या करते हैं, कई बार गड्ढे बनाते हैं हॉलो, उसमें फिर आइस मेल्ट होती जाती है, फिर उसमें वाटर भर जाता है तो ब्यूटीफुल लेक बन जाती है। उसके बाद ऐसा भी होता है कई बार जो मटेरियल ग्लेशियर से आता है, बहुत बड़े बड़े रॉक होते हैं, छोटे बड़े और सैंड सिल्ट उसी में होते हैं, वो डिपॉजिट होते जाते हैं तो उससे बनता है ग्लेशियल मोरेन्स। मतलब कि ग्लेशियल मोरेन्स एक डिपोजिशनल फीचर है, ये आप याद रखिएगा इसमें। ये कुछ विंड के फीचर है। देखिए मशरूम रॉक क्या होता है कि विंड जब एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है तो नीचे वाला जो सरफेस होता है उसमें हवा की वजह से ये कई बार इरोड हो जाता है, लोअर सेक्शन मशरूम शेप में दिखता है। तो मशरूम रॉक किसका फीचर है? ये विंड का है। सैंड ड्यून एक और फीचर होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक कई बार ऐसा भी होता है जो सैंड ग्रेन्स होती है बहुत ज्यादा फाइन और बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो वो जो विंड होती है उनको बहुत दूर दूर तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक वो कैरी कर लेते हैं, और फिर ये जाके वहां पे दूर जाके डिपॉजिट होने लगती है। इसको बोलते हैं लॉइस। चाइना में बहुत बड़े लॉइस के ये डिपॉजिट पाए जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कर सकते हैं विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स। देखिए बीच क्या है? डिपोजिशनल है ये। बाकी क्लिप हमने देखा था इरोजनल है, सी केव भी ये इरोजनल है।
डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर क्या है, ये मोरेना अभी मैंने बताया आपको। सडन मूवमेंट से क्या आता है, वोल्केनो। मशरूम रॉक कहाँ पे फाउंड होते हैं, ये फाउंड होते हैं डिजर्ट में। ऑक्सबो लेक ये रिवर वैली का है। मैच द फॉलोइंग भी आप कर सकते हैं इसमें। फोर्थ चैप्टर देख लेते हैं जल्दी से। देखिए फोर्थ चैप्टर है 7th क्लास का, ये एयर से रिलेटेड यानी कि एटमॉस्फेयर से रिलेटेड इसमें सब चीजें देखेंगे। अर्थ के सराउंडिंग में एक ह्यूज ब्लैंकेट है एयर का, जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये एग्जिस्ट करता है, ये आप याद रख सकते हैं पहली बात। देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट एक चीज होती है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में ये हीट को ट्रैप कर लेता है, और हीट को जो रेडिएट होती है हीट अर्थ से उसको ट्रैप कर लेता है, मतलब कुल मिला के वार्म रखता है ये अर्थ को, और इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अगर आप देखें तो जो टेम्परेट वाले एरियाज है वहां पे कई बार प्लांट की मतलब पौधों की ग्रोथ के लिए कई बार वहां पे ऐसा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए शीशे लगाए जाते हैं कि वहां पे उनमें हीट ट्रैप हो जाए और वो एग्जिस्ट कर सकें और सर्वाइव कर सकें। लेकिन अर्थ में ये बैलेंस इसलिए बिगड़ा है क्योंकि ये जैसे फैक्ट्रीज है और भी कई सारे व्हीकल्स हैं, इन लोगों ने भी, इन सब ने भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना चालू कर दिया है, तो वो ज्यादा हो गया, एक्सेस हो गई, इसलिए दिक्कत हो रही है। ये कॉम्पोजिशन है एटमॉस्फेयर का। देखिए एटमॉस्फेयर का अगर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर लेंगे तो चारों चीज याद रखिएगा। नंबर 1 पे सबसे ज्यादा है परसेंटेज वाइज नाइट्रोजन है 78%, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है 21% के साथ, थर्ड नंबर पे आर्गन है 0.93%, फिर उसके बाद 0.1% ट्रेस गैसेस है, और उसमें सबसे ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि फोर्थ लार्जेस्ट जो गैस है एयर की वो है कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड लार्जेस्ट जो गैस है एयर की वो है आर्गन, सेकंड लार्जेस्ट है ऑक्सीजन, और फर्स्ट लार्जेस्ट लार्जेस्ट तो आप जानते ही हैं मतलब नाइट्रोजन है ना। हमको ऑक्सीजन भी चाहिए होता है, नाइट्रोजन भी चाहिए होता है। देखिए नाइट्रोजन प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है उनके सर्वाइवल के लिए, लेकिन वो लोग डायरेक्टली एयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, इसीलिए उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो जो उनके सॉइल और रूट में पाया जाता है वो नाइट्रोजन को लेता है और प्लस उसको उस फॉर्म में चेंज कर देता है जिस फॉर्म में प्लांट उसको यूज कर सके। ऑक्सीजन तो आप जानते हैं जैसे कि हमको ऑक्सीजन की इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रीन जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके अपना फूड बनाते हैं और वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो एक तरह से बैलेंस दो टाइप का बना रहता है। लेकिन अभी इतनी सारी प्रोसेसेस हो गई तो जैसे ये फैक्ट्रीज है, व्हीकल्स है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए आजकल ये बाकी सब बातें हो रही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये एयर सर्कुलेशन के बारे में बताया कि अगर किसी भी जगह का टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो हॉट एयर हो जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ जाना चालू करेगी, उसकी वजह से कोल्ड एयर जो सराउंडिंग की होगी वो वहां पे आ जाएगी और वो गैप को फिल कर देगी, तो इससे एयर सर्कुलेशन चालू हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बताया नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, 5 लेयर होती है नीचे से, अगर आप देखें सरफेस से, तो ये सबसे पहली होती है ट्रोपोस्फेयर। जितने भी जो वेदर फॉर्मेशन होते हैं, जितने वेदर फिनोमिना होते हैं, सभी के सभी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ट्रोपोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है ट्रोपोपॉज। सेकंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर होती है। प्लस दूसरी बात, जितने भी जो एरोप्लेन होते हैं, जो जेट क्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट, वो सभी स्ट्रेटोस्फेयर में करते हैं, चलते हैं ये, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड्स नहीं फाउंड होते हैं, और बाकी जितने भी नॉर्मल क्लाउड्स हैं वो सब ट्रोपोस्फेयर में फाउंड होते हैं। थर्ड लेयर आती है मीजोस्फेयर, और मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में स्ट्रेटोपॉज है। देखिए मीजोस्फेयर में नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड होते हैं और ये सबसे हाई क्लाउड होते हैं, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है, और मीजोस्फेयर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बाहर से मेटेओर आते हैं वो कई बार यहाँ पे बर्न हो जाते हैं, और उसी की वजह से जैसे हमको कई बार दिखाई पड़ता है कि जैसे देशी भाषा में लोग बोलते हैं कि तारा टूट रहा है या फिर ऐसे फ्लैश आ रहा है, वो मेटेओर होते हैं, बर्न हो जाते हैं, वो अर्थ के सरफेस तक ना आ पाए, इसलिए ये मेसोस्फेयर उसमें काफी हेल्पफुल रहती है। फिर उसके बाद आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर ही वो लेयर है जहाँ पे ऑरोरा फाउंड होते हैं, ठीक है, और थर्मोस्फेयर ही वो लेयर है जहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लोकेटेड है। दोनों चीज आप याद रखिएगा। थर्मोस्फेयर में फिर ये आइनोस्फेयर भी है एक। देखिए आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर, ठीक है, और ये 480 से 400 किलोमीटर तक रहता है, और ये जो ये आइनोस्फेयर है ये रेडियो ट्रांसमिशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसकी लेंथ भी आप याद रख सकते हैं। अगर ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे, ट्रोपोस्फेयर देखिए ये करीबन होता है 9 किलोमीटर होता है पोल्स पे, 15 किलोमीटर होता है इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे इसकी लेंथ ज्यादा होती है। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने। एक्सोस्फेयर वो एकदम आउटर स्पेस तक, यूनिवर्स तक चलाता है, उसका इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। वेदर क्लाइमेट के बीच में मैं डिफरेंस बता चुका हूँ। वेदर होता है कि आवर टू आवर, डे टू डे चेंजेस, जो ड्रामेटिकली डे टू डे चेंज होती है, कभी हॉट हो जाता है, कभी कूल हो जाता है, कभी रेनी हो जाता है, कभी ड्राई हो जाता है, ये सब है। क्लाइमेट एक एवरेज, अगर एवरेज वेदर कंडीशन लेंगे 30-35 साल की, तब उसको बोलते हैं क्लाइमेट। ये लिखा हुआ है कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, कि हमको जो टोटल 2 बिलियन यूनिट्स होती है अगर मान लीजिए सन की, तो हमको सिर्फ उसमें से 1 यूनिट मिलती है,
और फिर भी इतनी ज्यादा है वो। फिर ये टेम्परेचर का मतलब है कि डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इंसोलेशन का मतलब होता है जो सोलर एनर्जी इनकमिंग जो होती है और जो इंटरसेप्ट करती है अर्थ। ये कुछ मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट लिए। थर्मोमीटर क्या मेजर करता है, टेम्परेचर को। बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। रेन गेज क्या मेजर करता है, ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल मेजर करता है। और विंड वेन क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ द विंड शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ द विंड पता करना है तो विंड वेन आप यूज कर सकते हैं। जो अमाउंट होता है इंसोलेशन का वो एयर इक्वेटर से लेके पोल्स की तरफ डिक्रीज करता जाता है। वो तो ऑब्वियस है क्योंकि इक्वेटर पे सनरेज डायरेक्टली पड़ती हैं, अगर पोल्स की तरफ देखेंगे तो स्लैंट होती जाती है वो। टेम्परेचर सिटीज में बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू विलेजेस, क्योंकि जो कॉन्क्रीट होते हैं और जो मेटल होते हैं बिल्डिंग्स में, वो दिन के टाइम पे हीट अप हो जाते हैं और वो रात में अपनी एनर्जी जो हीट है वो एनर्जी हीट रिलीज करते हैं। तो इसलिए वहां पे जो ओवरऑल एवरेज टेम्परेचर ज्यादा रहता है। ठीक है, ये सब चीजें। फिर ये उसके बाद देखिए एयर प्रेशर की डिफिनेशन दी हुई है कि प्रेशर, अगर आप देखें एयर प्रेशर क्या होता है, एयर भी उसी फोर्स से हमको हमारी बॉडी पे फोर्स लगाता है जैसे हमारी बॉडी उस पर काउंटर फोर्स लगाती है, इसीलिए बैलेंस बना रहता है। एयर प्रेशर मतलब एक प्रेशर है जो कि आप इसमें देखें, अगर एक मिनट, एयर प्रेशर एक प्रेशर है जो प्रेशर क्रिएट करता है वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये है मेन एयर प्रेशर। मतलब प्रेशर जो वेट ऑफ द एयर अर्थ सरफेस पे क्रिएट करती है वो एयर प्रेशर है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते आते हैं प्रेशर ये घटता जाता है। मतलब प्रेशर हाईएस्ट होता है सी लेवल पे और डिक्रीज ये करता जाता है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाएंगे। और ये जो प्रेशर है, अगर आप, ये तो हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि मतलब ऊपर की तरफ जाने में एयर प्रेशर घटता जाता है। हॉरिजॉन्टली जो है एयर प्रेशर वो वहां के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो अगर बाहर जाते हैं जैसे, उनको स्पेशल एक सूट पहनना पड़ता है ताकि वो एयर लेते रहें। और उनपे अगर मान लीजिए देखिए एयर उन्होंने नहीं लिया है, क्योंकि मून पे जब जाते हैं तो वहां पे एयर है नहीं, यहाँ पे अर्थ में एयर है, इसीलिए एयर का प्रेशर लगता है तो एक बैलेंस बना रहता है। लेकिन जो एस्ट्रोनॉट्स है उनको एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट जो कि एयर से फिल होता है वो पहनना पड़ता है ताकि उनमें एक अंदर की तरफ एयर रहे उसमें और वो बॉडी पे एक टोटल बैलेंस बना रहे। अगर वो नहीं ऐसा करेंगे, वो सूट उतार देंगे तो अंदर से इतना ज्यादा प्रेशर लगेगा कि जो बाहर का एयर वाला प्रेशर है वो उस पर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए उनकी ब्लड वेसल्स जो होती है वो बर्स्ट हो जाएंगी और वो खून निकल आएगा वहां पे। मतलब ये मेन चीज है, एयर प्रेशर इसलिए इंपॉर्टेंट है। अर्थ पे जो लोग रहते हैं तो अर्थ पे बाहर से भी प्रेशर आ रहा है, अंदर से भी प्रेशर आ रहा है, तो बैलेंस है। लेकिन जो मून पे वहां पे बाहर से प्रेशर नहीं आएगा लेकिन अंदर से प्रेशर आएगा, तो इसलिए वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, या फिर कॉन्सेप्ट वाइज मैंने आपको बता दिया। एयर हमेशा मूव करती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। विंड का मतलब होता है कि मूवमेंट जो होता है एयर का हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की तरफ, उसको बोलते हैं विंड। विंड की नेमिंग होती है जहां से वो स्टार्ट होती है। अगर वो वेस्ट से स्टार्ट हुई है तो उसको वेस्टर्ली बोलते हैं, ईस्ट से स्टार्ट हुई तो ईस्टर्ली बोलते हैं। मेजर जो टाइप्स की विंड है वो आपको यहाँ पे लिखी हुई है। परमानेंट विंड होती है जैसे कि ट्रेड विंड हो गई, वेस्टर्ली हो गई, ईस्टर्ली हो गई। ये कॉन्स्टेंटली जो इनका डायरेक्शन है वो मतलब बहती रहती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सीजनल विंड हो गई, ये चेंज करती रहती है। जैसे मानसून है वो जैसे शुरू में आती है साउथ वेस्ट से, फिर वो रिट्रीट होती है नॉर्थ ईस्ट से, तो ये डायरेक्शन चेंज होता रहता है। लोकल विंड कुछ पर्टिकुलर डे या फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होते हैं। ये देखिए डायग्राम जो दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये अगर आप देखें इक्वेटर वाले एरिया को इक्वेटोरियल लो प्रेशर कहते हैं, डोल्ट्रम बोलते हैं काफी ज्यादा। जब जो शिप्स यहाँ पे मूव करते हैं यहाँ पे बहुत काम होता है इन्वायरमेंट, ये सी वेव्स इतनी नहीं चलती हैं। तो और यहाँ पे देखें अगर आप ऊपर से नॉर्थ ईस्ट आ रही हैं ट्रेड और नीचे से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर ये सब डिस्कस कर चुके हैं। 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से लेके 35 डिग्री साउथ तक सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर होता है, हॉर्स लैटिट्यूड होता है। हॉर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुराने जमाने में जब सी ले आते थे तो वहां पे भी बहुत ज्यादा काम हो जाता था और वेट वो चल नहीं पाता था सी, तो उसमें शिप का वेट कम कर देते थे, हॉर्स को उसमें फेंकते जाते थे घोड़े को। उसके ऊपर होता है 60 डिग्री नॉर्थ पे सब पोलर लो प्रेशर, ये नीचे भी वही होता है, और सबसे ऊपर होता है हॉर्स हाई प्रेशर। तो ये आप चीज चालू ये एक बार देख लीजिएगा इसको, इतना इंपॉर्टेंट ये वाला डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर देखिए क्या होता है, जब वाटर इवेपोरेट होता है लैंड से तो वो और भी बहुत सारी बॉडीज से तो वो बन जाता है वाटर वेपर। और अगर मॉइस्चर जो भी एयर में होता है एट ए पर्टिकुलर टाइम उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। मतलब कि जो भी वाटर वेपर का कंटेंट होता है एयर में उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जब एयर ऐसी होती है कि पूरी तरह से वाटर वेपर से पूरी तरह से मतलब उसमें फुल हो तो उसको बोलते हैं ह्यूमिड डे। देखिए एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर एयर की जो है वो वार्म होती जाएगी, मतलब एयर की टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो उसकी कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा वो वाटर वेपर को कैरी कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और इसीलिए ह्यूमिड डे में
आपने देखा होगा जो क्लॉथ्स हैं, जो कपड़े हैं, वो सूखने में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो वहां पे जो ये एयर है उसमें बहुत ज्यादा पानी पहले से ही है, ह्यूमिड है, हॉट है, वो पहले से ही उसकी जो वाटर कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और अगर आप क्लॉथ्स हैं जैसे उसमें जो पानी होता है, इसलिए इतनी जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि उसमें जो एयर है वहां की ह्यूमिड है, और वहां पे जो उनकी कैपेसिटी वो ऑलरेडी पहले से ही फुल है वहां पे वाटर वेपर, तो इसलिए धीरे धीरे टाइम लगता है वहां पे। और इसीलिए जो हमारा पसीना है वो भी जैसे जल्दी इवेपोरेट नहीं होता है, तो इवेपोरेशन प्रोसेस वहां बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि पहले से एयर में इतने ज्यादा वाटर वेपर है, तो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, जो मतलब पसीना नहीं सूख पा रहा है, और जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख नहीं पाते हैं, क्योंकि ह्यूमिड में जो कैरिंग कैपेसिटी पहले से बढ़ी हुई है, तो वाटर बहुत पहले से ही मौजूद है वहां पे। देखिए वाटर वेपर राइज करता है, फिर ये ऊपर की तरफ जाता है, कूल होने लगता है, कंडेंस हो जाता है, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बना देते हैं। जब इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं हैवी, तो वो प्रेसिपिटेशन या रेन के फॉर्म में नीचे आ जाते हैं। जेट प्लेन जो ये आसमान में उड़ते हैं, वो जैसे कई बार आपने देखा व्हाइट ट्रेल वो छोड़ते जाते हैं, वो ये होता है कि जो मॉइस्चर होता है उनके इंजन की वजह से वो कंडेंस हो जाता है, उसी को हम लोग व्हाइट ट्रेल बोलते हैं। ये प्रेसिपिटेशन देखिए जब अर्थ में आता है तो लिक्विड के फॉर्म में आता है तो रेन बोलते हैं, बाकी और भी फॉर्म है उसको हम डिस्कस करेंगे। फाइनली इसमें टाइप ऑफ रेनफॉल 3 टाइप की होती है। कन्वेक्शनल जो एक नॉर्मल रेनफॉल है, रिलीफ वाली मतलब माउंटेन वाली प्रोसेस है, साइक्लोनिक एक रेनफॉल होती है, कोल्ड एयर और वार्म एयर के जब फ्रंट मिलते हैं, डिस्कस करेंगे बाद वाले क्लासेस में, ठीक है। 3 टाइप की रेनफॉल होती है, ये अभी आप देख लीजिए। और ये अदर टाइप के प्रेसिपिटेशन होते हैं, एक तो रेन हो गया लिक्विड वाला, स्नो, स्लीट और हेल। इसके क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें कौन सी गैस प्रोटेक्ट करती है हमको हार्मफुल सनवेव से? वो है अपनी ओजोन। देखिए ओजोन एक बैड ओजोन होती है और एक गुड ओजोन होती है। बैड ओजोन ट्रोपोस्फीयर में पाई जाने वाली ओजोन होती है, बैड, वो काफी हार्मफुल होती है। स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली जो ओजोन होती है वो गुड ओजोन है, वो हमको यूवी जो ए बी सी जैसे 3 टाइप की आती है। ए वाली तो काफी कम एनर्जी वाली होती है, तो इतना उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो यूवी बी है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, उसी की वजह से विटामिन डी भी प्रोड्यूस होता है, उसी की वजह से स्किन कैंसर भी होता है, उससे प्रोटेक्ट करती है और यूवी सी को कंप्लीटली ऑब्जॉर्व कर लेती है। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। और वैसे ये फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स? देखिए ट्रोपोस्फेयर में क्लाउड होते हैं और मेसोस्फेयर में होते हैं नॉक्टिल्यूसेंट, स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है, प्रेसिपिटेशन अर्थ में लिक्विड के फॉर्म में आता है तो उसको रेन बोलते हैं। ट्रेड विंड क्या है? ट्रेड विंड है परमानेंट विंड। लू क्या है? लोकल विंड है। मॉनसून क्या है? सीजनल विंड है। और विंड क्या होता है? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, ठीक है। तो ये वाला शायद 6 पार्ट था ये। इसके बाद अभी 7th वाला अभी मैंने पूरा इसमें बना लिया नोट, 7th वाले तक पूरा करेंगे। पूरा हम लोग 10 तक का टारगेट लेके चल रहे हैं अभी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ, तो पहले मैं 10 तक करूंगा, उसके बाद फिर आगे करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। चैप्टर 5, 6 और 7 की पूरी समरी और रिवीजन। देखिए चैप्टर 5 जो एनसीईआरटी क्लास 7 का है ज्योग्राफी का, वो है वाटर से रिलेटेड। उसमें कुछ डेफिनेशन दी हुई है प्लस कुछ फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला दिया हुआ है टेरेरियम क्या होता है? ये एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर होता है, ताकि आप अगर घर में आपको प्लांट रखने हो तो उसके लिए होता है एक आर्टिफिशियल इंक्लोजर। ये देखिए ये ऐसा दिखता है ये। फिर ये बताया गया है कि वाटर साइकिल होती है कि जैसे जो वाटर होता है उसको इवेपोरेट होके वो ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके वो कंडेंसेट हो जाता है, फिर जब जो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है तो प्रेसिपिटेट यानी कि रेन के फॉर्म में आ जाता है। मतलब कुल मिला के वाटर साइकिल चलती रहती है। ट्रांसपीरेशन एक प्रोसेस होती है, उसमें प्लांट से वाटर इवेपोरेट होता रहता है। मेजर सोर्सेज जो बताए इसमें फ्रेश वाटर के वो है रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग और ग्लेशियर। और प्लस जैसे ओशियन बॉडीज और ये जितनी भी सीज हैं, समुद्र है, महासागर है, इन सब में सॉल्ट वाटर होता है और बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है वाटर, तो यूज करने के लिए हमारे ह्यूमन कंजम्पशन पे इतना अच्छा नहीं है। फिर ये एक मैप दिया हुआ है इसमें, इसमें कुछ बताइए रिवर्स कौन कौन सी कहाँ है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रिवर है, साउथ चाइना सी इधर है, ये ईस्ट चाइना सी में ये जो ये आइलैंड का विवाद चलता रहता है चाइना और जापान के बीच में, साउथ चाइना सी है। चाइना और जितनी भी इधर की साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं उनसे विवाद चलता रहता है। ये हवांगे रिवर इधर है। कैस्पियन सी ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है। ब्लैक सी है इधर, डेनुबे रिवर है ये यूरोप की है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये रेड सी इधर है, पर्शियन गल्फ इधर है, लेक विक्टोरिया इधर है, ठीक है। फिर ये ऑरेंज रिवर है, ये कॉन्गो रिवर है, अमेजोन है, ये कैरिबियन सी है, मिसिसिपी है ये यूएस में, और प्लस लेक है ये कई सारी ग्रेट लेक्स हैं यहाँ पे। तो ये सब चीजें दी हुई है, इतना आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा। ज्यादातर जो ओशियन में सॉल्ट होते हैं वो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है उसमें, या फिर उसको कॉमन टेबल सॉल्ट बोलते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सैलिनिटी क्या होती है। सैलिनिटी 1000 ग्राम वाटर में कितने ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं सैलिनिटी। और जो वर्ल्ड के जितने भी ओशियन है सभी इंटरकनेक्टेड है और सबकी एवरेज जो सैलिनिटी है वो कितनी है? 35 पार्ट्स पर 1000, तो 35 पीपीटी है ये। देखिए वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है पूरी दुनिया का।
पूरी दुनिया में जितना भी वाटर है, वैसे तो ये 79% है, 21% है लैंड। अब उसमें टोटल वाटर जितना भी 100% अगर माने तो 97.3% तो सैलाइन वाटर है, मतलब हमारे यूज का नहीं, अभी तक हमने टेक्नोलॉजी इसके लिए डेवलप नहीं की है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आइस कैप्स है ये, ठीक है, 2.7 जो परसेंट बचा उसमें आइस कैप्स है, 2% ये ग्लेशियर और ये सब है। थर्ड जो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है वाटर का वो है ग्राउंड वाटर। तो ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में एक बार। उसके बाद फिर फ्रेश वाटर लेक है, इनलैंड सी और ये सब, सॉल्ट लेक है, एटमॉस्फेयर में, रिवर में, ये सब है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड की सैलिनिटी कहाँ पे है? वो है डेड सी जो इजराइल में, करीबन 340 ग्राम पर लीटर वाटर में होता है यहाँ पे। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं इसमें। यहाँ पे इवन जो स्विमर्स होते हैं वो फ्लोट कर सकते हैं, मतलब अगर आप वहां पे गिरोगे तो वहां पे आप डूबोगे नहीं, फ्लोट करोगे, काफी ज्यादा डेंस है यहाँ पे। ये सब बताया कि वाटर बहुत एब्सोल्यूट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। और फिर ये ओशन सर्कुलेशन के बारे में बताया है कि जैसे कि पॉन्ड और लेक होता है उनका वाटर काम होता है, बहुत ज्यादा शांत होता है। शब्दों पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, और यूपी पीसीएस में भी आ सकते हैं बिल्कुल। तो इसमें जो पॉन्ड और लेक का वाटर है वो बहुत ज्यादा शांत होता है, लेकिन ओशन का जो वाटर है वो हमेशा मूव करता रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप एकदम आपको पता होनी चाहिए। जितने भी ओशन है वर्ल्ड के वो सभी एक आपस में कनेक्टेड है। दूसरी बात ये कि ये जितने भी वो ओशन वाटर है वो सब उसका वाटर मूव करता रहता है। और इसके मूवमेंट अगर आप देखें, 3 मेजर मूवमेंट होते हैं, वेव्स और टाइड्स और करंट्स। वेव्स क्या होती है? जब वाटर जो सरफेस पे होता है, जो ये राइज करता है फिर फॉल करता है, अल्टरनेटिवली वेव बनाता है, मतलब पहले ये उठेगा फिर ये फॉल करेगा, फिर इस टाइप के ऐसे वेव्स बनाता रहता है। वेव्स जो है ये, जब ये समझ लिए विंड जो है, विंड ये ओशन सरफेस से क्रॉस करेगी तो उसको फ्रिक्शन से वेव्स में ये मतलब वेव्स क्रिएट करती जाती है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड होगी उतनी ज्यादा वेव्स बनती जाएंगी। वेव्स बहुत ज्यादा मतलब डेंजरस भी हो सकती है, जैसे सुनामी वेव्स होती है जो। सुनामी एक्चुअली एक जापानी टर्म है, उसको बोलते हैं हार्बर वेव्स, बिकॉज जब सुनामी आता है तो जो जापान के हार्बर्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं, वहां पे जापानी नाम दे दिया गया सुनामी। मतलब ये अगर आप देखें, जैसे ये सुनामी कैसे आता है? अगर अर्थक्वेक से या फिर वोल्केनिक इरप्शन से, या फिर कोई भी अगर ओशन की जो सरफेस है वहां पे अंडर वाटर कुछ लैंड स्लाइडिंग हो रही है या फिर कुछ वहां पे अर्थक्वेक आया, तो उसकी वजह से वाटर का बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ वाटर शिफ्ट करता है और फिर वहां से वेव जनरेट होती है। अगर आप ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए ये एक ओशन सरफेस थी, इसके नीचे कुछ यहाँ पे क्रिएट हुआ, कुछ अर्थक्वेक आ गया या वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो ये जो ऊपर जितना भी वाटर है, ये बड़ा सा पूरा चंक होगा, जितना भी मास ऑफ वाटर है वो पूरा का पूरा ऊपर की तरफ मूव करेगा, फिर ये वापस नीचे आएगा तो ये वेव क्रिएट कर देगा, और ये होती है सुनामी। लार्जेस्ट जो सुनामी अभी तक की मेजर की गई है 150 मीटर तक की गई है, 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी ट्रेवल कर सकती है ये। 2004 में सुनामी आई थी, उससे इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, अंडमान एंड निकोबार में है, 6 डिग्री 4 मिनट पे के करीब उसकी पोजीशन है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ सबमर्ज हो गया था ये। उससे रिलेटेड ये डिटेल दी हुई, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, सुनामी हम वैसे भी बाद में पूरा कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइड्स क्या होती है? टाइड्स एक्चुअली, टाइड्स का मतलब होता है कि रिदमिक राइज और फॉल ऑफ ओशन। एक मिनट रुकिए जरा, इसको सही कर लें। टाइड का क्या मतलब होता है? देखिए, जो ओशन वाटर होता है वो ट्वाइस अ डे मतलब राइज करता है, फॉल करता है, 2 बार ऐसा दिन में होता है, और इसी रिदम को बोलते हैं टाइड्स। हाई टाइड होता है कि जब वाटर ज्यादा जो शोर वाला एरिया उसको ज्यादा कवर कर लेता है, हाईएस्ट लेवल तक जाता है। लो टाइड मतलब होता है कि वाटर लोवेस्ट लेवल तक फॉल कर जाता है, और शोर जो किनारा होता है जैसे बीच का, वहां से ये चला जाता है। तो रिदमिक जो राइज और फॉल होता है ओशन वाटर का ट्वाइस अ डे, इसको बोलते हैं टाइड। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो आप देखिए इसमें, जैसे कि पहले इससे रिलेटेड एक अलग चीज देख लीजिए। पेरीहिलियन क्या होता है? ये लीस्ट डिस्टेंस होती है जब अर्थ और सन के बीच में, ये 3 जनवरी के आसपास ऑब्जर्व की जाती है। एपीहिलियन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अब देखिए इसमें याद करने की ट्रिक एक ये हो सकती है कि पी से होता है पास, तो यानी कि लीस्ट डिस्टेंस में पास हो जाएगी अर्थ सन के। ए से हो जाएगा अपार्ट यानी कि दूर, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी सन और अर्थ के बीच में। वैसे ही आप पेरिजी देख लीजिए, पेरिजी मतलब लीस्ट डिस्टेंस जब मून और अर्थ के बीच में, मतलब जब मून और अर्थ पास हो जाएंगे तो पेरिजी, पी से पेरिजी होगा मतलब पास, तो दूसरा वाला अपोजी हो जाएगा। ये एक ट्रिक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। अगर आप देखें जो टाइड का जो मैक्सिमम इफेक्ट होता है ये होता है ग्रेविटेशनल, जो पुल होता है मून और अर्थ सन का दोनों से। अर्थ मून, अर्थ के मतलब सराउंडिंग मून है, और अर्थ खुद सन का रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आया वो मून से भी आता है और सन से भी आता है, लेकिन सन हमसे बहुत ज्यादा दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है करीबन।
मून हमारे बगल में, ये समझ लीजिए उसके अगर सन के कंपेरिजन में 3 लाख किलोमीटर के आसपास है, तो इसीलिए मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है टाइड्स क्रिएट करने में, उसका ज्यादा इफेक्ट होता है टाइड्स क्रिएट करने में। अब देखिए टाइड्स दो टाइप की होती है, नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड। अगर न्यू मून पोजीशन है या फिर फुल मून पोजीशन है, ठीक है, न्यू मून का मतलब हो गया अमावस्या और फुल मून का मतलब हो गया पूर्णिमा। महीने में 2 बार आती है ये पोजीशन, एक बार न्यू मून एक बार फुल मून, तो बनता है सिजिकी पोजीशन, SYZYGY। ये है सिजिकी पोजीशन और ये भी सिजिकी पोजीशन है। यहाँ पे जो टाइड लेवल है वो ये स्प्रिंग टाइड बोलते हैं इनको। और यहाँ जो अगर मान लीजिए देखिए अगर मून ऐसे कर रहा है ये अर्थ के चारों तरफ, तो कभी ऐसी पोजीशन होगी कि मून अर्थ के और सन से अगर देखें तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक ये पोजीशन होगी और एक ये होगी, नीचे की तरफ मून आ जाएगा। इन दोनों पोजीशन में जो ग्रेविटेशनल पुल है, मून का इधर की तरफ लग रहा है, सन का इधर की तरफ लग रहा है, तो ये काउंट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसमें और लेकिन अगर आप इसमें देखें तो ये वाली जो पोजीशन है, इसमें देखिए ये मून का भी ग्रेविटेशनल पुल इधर है, अर्थ का भी इधर है, तो ये दोनों प्लस हो रहा है एक तरह से, ठीक है। और वैसे इसमें देखें अगर आप इस पोजीशन में, तो सन का तो इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन मून का एकदम इसके जस्ट मतलब मून काफी ज्यादा इसमें, मून और सन का मतलब ओवरऑल अगर आप देखें स्प्रिंग टाइड वाली पोजीशन में, तो यहाँ पे जो इनका ग्रेविटेशनल पुल है टोटल अगर आप सम निकालेंगे तो सिजिकी पोजीशन में ज्यादा होता है, नीप टाइड में कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि डायगोनली ये दोनों 90 डिग्री की डायरेक्शन में। तो नीप टाइड आप याद रखिएगा, अगर 90 डिग्री में होगा सिजिकी पोजीशन अगर आएगा तो वो स्प्रिंग टाइड होगा, और उसमें क्या होगा कि मून सन और अर्थ एक ही लाइन में होंगे, या तो न्यू मून पोजीशन होगी या फिर फुल मून पोजीशन होगी। अब एक चीज और है कि स्प्रिंग टाइड में क्या होते हैं, जो हाई टाइड्स होते हैं वो और ज्यादा हायर हो जाते हैं, और लो टाइड और ज्यादा लोअर हो जाते हैं, ठीक है। नीप टाइड में क्या होता है कि जो हाई टाइड होते हैं वो लोअर हो जाते हैं और लो टाइड हायर हो जाते हैं। तो अगर आप रेंज देखेंगे हाई टाइड और लो टाइड की, तो वो बहुत ज्यादा होती है स्प्रिंग टाइड में, और ये लो टाइड, ये जो रेंज होती है नीप टाइड में वो काफी कम होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड और ज्यादा हाइयर और लो टाइड और ज्यादा लोअर, तो रेंज इसकी ज्यादा हो गई। नीप टाइड में हाई टाइड लोअर, लो टाइड हायर, तो ये तो याद रखिएगा। स्प्रिंग में मतलब जो हाई वाला है वो और ज्यादा हाई हो जाएगा, लो और लो। नीप में अब ये याद रखिएगा उल्टा है दोनों, मतलब जो हाई वाला है लो हो जाएगा, लो वाला हाई हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। हाई टाइड्स कई बार नेविगेशन में भी हेल्प कर देते हैं, क्योंकि हाई टाइड्स अगर आप देखें तो और ज्यादा हायर हो जाएगा, तो वाटर लेवल एक तरह से रिलेटिवली शोर पे ज्यादा चढ़ जाता है, इसकी वजह से शिप जो है वो जल्दी हार्बर पे मूव कर जाते हैं, और इनकी वजह से फिश भी आ जाती है, तो फिशिंग में भी हो सकते हैं इफेक्टिव। ओशन करंट का मतलब होता है कि स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है जो कंटिन्यूअसली ओशन सरफेस पे एक डेफिनिट डायरेक्शन में मूव करती रहती है, उनको बोलते हैं ओशन करंट। मतलब बहुत बड़ा एक मास ऑफ वाटर, बहुत बड़ी एक स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है जो कॉन्स्टेंटली ओशन सरफेस पे एक डेफिनिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको बोलेंगे ओशन करंट। वार्म भी हो सकते हैं, कोल्ड भी हो सकते हैं। अगर इक्वेटर से जनरेट हो रहे हैं तो वे वार्म होंगे, क्योंकि इक्वेटर पे काफी ज्यादा इंसुलेशन होता है, और अगर पोल से जनरेट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली कूल होंगे। लैब्राडोर जैसे कि कोल्ड करंट है, गल्फ स्ट्रीम एक वार्म करंट है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं, वहां पे वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है एक बार, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए। और यहाँ पे ये वाले एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे आप ये मैप देखें अगर, तो ये लैब्राडोर वाला है जो ये यहाँ पे आप ईस्ट साइड ऑफ ये नॉर्थ अमेरिका में देखें, और गल्फ स्ट्रीम में, ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड पाए जाएंगे। ये एक यहाँ पे फाकलैंड और ये ब्राजीलियन करंट है, बाहिया ब्लांका करके प्लेस है ये, और प्लस एक जापान के बगल में ओयाशियो और क्रोएशियो, ये दोनों करंट मिलते हैं। तो यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट फिशिंग ग्राउंड पाए जाते हैं, प्लस यहाँ पे फॉगी कंडीशन भी होती है, क्योंकि कोल्ड और वार्म दोनों करंट एक साथ मिलते हैं। अब देखिए ये जो नीले वाले हैं ये कोल्ड करंट है, जैसे कि लैब्राडोर कोल्ड है, ठीक है। लाल वाले हैं ये वार्म करंट है। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि अगर कौन सा कोल्ड होगा कौन सा वार्म होगा, जो लो और मिडिल लैटिट्यूड में होते हैं कोल्ड हमेशा वेस्ट वाले करंट होते हैं। तो आप इसको एक ऐसे तरीके से याद रख सकते हैं, देखिए जो ये जो पेरू करंट है, ये हम्बोल्ट करंट है, इसको आप याद रखिए कि ये देखिए ये कॉन्टिनेंट के वेस्ट में है तो ये वाला कोल्ड है, और इसके ईस्ट में कौन सा ब्राजीलियन है, तो ये वाला हो गया ये आपका वार्म करंट हो गया। अगर लेकिन जो हायर लैटिट्यूड में जाएंगे तो कोल्ड ईस्ट साइड पे होता है। देखिए आप यूएस में अगर आप हायर लैटिट्यूड पे गए तो लैब्राडोर जो है वो ईस्ट पे है, इसलिए ये कोल्ड है। एक याद रख सकते हैं, इससे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, लिखी हुई है मैंने ढूंढी थी काफी। अलास्का जैसे कि वार्म करंट है, कैलिफोर्निया देखिए लोअर लैटिट्यूड पे और वेस्ट पे है, तो ये है कोल्ड। फिर ये और देख लीजिए हम्बोल्ट करंट है, इधर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये सिर्फ साउथ हेमिस्फीयर में चलती है, क्योंकि यहाँ पे लैंड मास है नहीं। अगुला करंट है, ये ईस्ट में है, ये वार्म करंट है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट जो है वो वेस्ट में है, कूल है ये, इसीलिए कोल्ड करंट है मतलब। और ये ओयाशियो है, ये कोल्ड करंट है।
क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये जो याशियो करंट है ये कोल्ड करंट है और ये ईस्ट में है, क्योंकि हायर लेटीट्यूड पे है। कुरोशियो जो करंट है वो वार्म करंट है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इसके आप ये कर सकते हैं, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म, ये कौन सी होती है, वाटर साइकिल होती है। वार्म करंट ये कहाँ पे ओरिजिनेट करते हैं, ऑब्वियसली इक्वेटर। रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर क्या होता है, टाइड होता है। कैस्पियन सी क्या है, ये है लार्जेस्ट लेक है। टाइड क्या होती है, टाइड होती है पीरियोडिक, नहीं यहाँ पे टाइड का डिफिनेशन गलत दी हुई है, रिदमिक वाला होना चाहिए। चलिए यहाँ पे यही फिर होगा। सुनामी क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट सीस्मिक वेव है। और ओशियन करंट क्या होंगे, ये स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनिट पाथ। ये आप इसमें कर सकते हैं। चलो 6 वाला चैप्टर देख लेते हैं, 6 और 7। 6 वाला चैप्टर किससे रिलेटेड है, 6 वाला चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड है और वाइल्ड लाइफ से। जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता रहा हूँ। वेजिटेशन जो है वो हाइट और प्लस हाइट के हिसाब से चेंज करती है, मतलब जो ग्रोथ होता है वेजिटेशन का उसमें 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक है टेम्परेचर, मॉइस्चर प्लस स्लोप और थिकनेस। ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी जगह की नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करने के लिए, उनके ग्रोथ को इफेक्ट करने के लिए। टेम्परेचर और मॉइस्चर तो सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर भी आपसे पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग में। तो वेजिटेशन को क्या क्या इफेक्ट करते हैं, टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप और थिकनेस। अब ये देखिए, अगर आप नेचुरल वेजिटेशन को देखें तो 3 मेजर कैटेगरीज हैं। फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी होता है, रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है, तो काफी बड़ा ट्री कवर यहाँ पे मिल जाता है। काफी डेंस भी होते हैं, ओपन फॉरेस्ट भी होते हैं। ग्रासलैंड का मतलब क्या हुआ कि मॉडरेट रेन होती है यहाँ पे। और श्रब्स का मतलब हुआ कि जो थॉर्नी श्रब्स होते हैं, जो डिजर्ट वाले रीजन में जनरली उगते हैं, ड्राई रीजन में उगते हैं। कॉनिफरस जो फॉरेस्ट होते हैं वो सब पोलर रीजन में होते हैं, क्योंकि कॉनिफरस फॉरेस्ट के लिए करीबन 3000 से 3500 मीटर तक की रेंज पे उगते हैं। थॉर्नी बुशेस कहाँ पे उगते हैं, ये डिजर्ट वाले एरिया में। जो थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट है वो ह्यूमिड रीजन में होते हैं। अगर आप देखें तो चेंज जो होता है नेचुरल वेजिटेशन का वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, मॉइस्चर, स्लोप और जो आपका एल्टीट्यूड होता है, थिकनेस ऑफ द सॉइल, सॉरी, ठीक है। ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ब्राजील में पाए जाते हैं, इनको सेल्वा बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं इनको। देखिए फॉरेस्ट को कितने टाइम में डिवाइड करते हैं, इसमें देख लिया। ट्रॉपिकल एवरग्रीन मतलब कुछ ट्रॉपिक वाले एरिया में होंगे, यहाँ पे रेनफॉल हमेशा होती रहती है, इसलिए एवरग्रीन होते हैं ये। थिक फॉरेस्ट होते हैं इक्वेटर और ट्रॉपिक्स के एरिया पे, बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, डेली होती है, एवरग्रीन रहते हैं इसीलिए यहाँ पे, ठीक है। और प्लस इसके जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से, रोजवुड है, इबोनी है, महोगनी, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अनाकोंडा जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्नेक है और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडुअस का मतलब क्या हुआ कि एक सीजन में अपने वो जो पत्ते हैं उनको गिरा देते हैं ताकि वाटर कंजर्वेशन कर सके। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मानसून फॉरेस्ट है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। और इसके अगर आप इसके एग्जाम्पल देखें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के, तो देखिए ये हार्डवुड ट्रीज होते हैं, साल, टीक, नीम और शीशम, ये सब इसके एग्जाम्पल है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के। और यहाँ पे टाइगर हो गए, लाइन हो गए, एलिफेंट, लंगूर और मंकी, ये सब पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस मतलब हो गया कि एक सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं वाटर कंजर्वेशन करने के लिए। टेम्परेट एवरग्रीन का मतलब टेम्परेट रीजन में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, मिड लैटिट्यूड कोस्टल रीजन में। जनरली कहाँ कहाँ पे, ईस्टर्न जो मार्जिन है, जैसे कि यूएस, ईस्ट यूएस में है, साउथ चाइना में है, साउथ ईस्ट ब्राजील में है। हार्ड और सॉफ्ट दोनों टाइप की वुड मिलती है यहाँ पे, जैसे कि ओक, पाइन और यूकेलिप्टस। तो टेम्परेट डिसिडुअस का मतलब हो गया कि हाई लैटिट्यूड पे एक निश्चित समय पे वो अपनी पत्तियां को शेड कर देते हैं ताकि वाटर कंजर्वेशन हो सके। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट यूएसए में, चाइना, न्यूजीलैंड, यूरोप में। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ओक, ऐश और बीच, और ठीक है। और प्लस इसमें यहाँ पे एनिमल कौन कौन से, डियर, फॉक्स, वोल्स, ये सब पाए जाते हैं। मेडिटेरियन जो ये वेजिटेशन है, देखिए ज्यादातर जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले मार्जिन है कॉन्टिनेंट के, वहां पे टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडुअस पाए जाते हैं जो ट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन जो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन है कॉन्टिनेंट का, वहां पे मेडिटेरियन वेजिटेशन पाई जाती है। तो आप याद रखिएगा, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में क्या, टेम्परेट वाला, टेम्परेट एवरग्रीन और डेसिडुअस। लेकिन वेस्ट और साउथ वेस्ट में क्या पाया जाता है, मेडिटेरियन वेजिटेशन। और कहाँ पाई जाती है, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में। और ये मेडिटेरियन सी के से मतलब उस टाइप का क्लाइमेट होता है, इसीलिए इसको मेडिटेरियन वेजिटेशन बोलते हैं। ये कैलिफोर्निया, यूएसए में पाया जाता है। ये मतलब जो मेडिटेरियन वाला यूरोप और अफ्रीका वाला जो रीजन है उसके अलावा भी पाया जाता है। उसी अगर आप लैटिट्यूड पर देखेंगे तो कैलिफोर्निया में हो गया, साउथ वेस्ट अफ्रीका में हो गया, इसमें पाया जाता है। मेडिटेरेनियन जो ट्रीज हैं वो अपने आप को खुद अडेप्ट कर लेते हैं ड्राई समर में। बहुत ज्यादा थिक उनकी बार्क होती है और प्लस वैक्स कोटिंग होती है उसकी लीफ में, जाकि ताकि वो ट्रांसपीरेशन यानी कि वाटर लॉस को कम कर सकें। तो वाटर में मतलब जितने भी प्लांट में जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे अगर आप देखेंगे थोड़ी बुशेस में भी जो होती हैं वो इसीलिए होती है कि वाटर कंजर्वेशन कर सकें। इसीलिए डेसिडुअस ट्रीज भी अपने पत्ते झाड़ देते हैं कि वो वाटर को कंजर्व कर सकें। मेडिटेरेनियन जो रीजन होते हैं उनको ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि वहां पे फ्रूट कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। और ये जैसे रीजन यहाँ पे जो मेडिटेरियन रीजन की प्रॉपर्टी है कि
हॉट ड्राई समर होता है यहाँ पे, और प्लस माइल्ड रेनी विंटर्स होते हैं। जितने भी साइट्रिक फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज है, फिज है, ओलिव है, ग्रेप्स, ये सब यहाँ पे कॉमनली कल्टीवेट किए जाते हैं। कॉनिफेरस का क्या मतलब हो गया? हायर लेटीट्यूड में 50 से 60 डिग्री 70 डिग्री पे नॉर्थ हेमिस्फीयर में आपको दिख जाएंगे कॉनिफेरस। और अगर आप हाइट वाइज भी देखेंगे तो 3000 3,500 मीटर पे इंडिया में भी कई जगह दिखते हैं हायर लेटीट्यूड पे। इनको जनरली टैगा बोलते हैं। देखिए सबसे ऊपर होता है टुंड्रा, उसके नीचे होता है टैगा, फिर उसके नीचे और भी आपका हो गया ये टेम्परेट रीजन हो गया, फिर उसके नीचे ट्रॉपिक, उसके नीचे हो गया इक्वेटोरियल। टैगा मतलब होता है प्योर या फिर अनटच्ड। देखिए जो कॉनिफरस ट्री है, जो फॉरेस्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो इनके वुड्स होती हैं वो पल्प मेकिंग में होती है यूज, मतलब कि पेपर मैन्युफैक्चरिंग में, न्यूज प्रिंट में, मैच बॉक्स में और पैकिंग बॉक्सेस में इनकी जो सॉफ्टवुड है, जो कॉनिफरस फॉरेस्ट होते हैं, इनकी सॉफ्टवुड को यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में भी, ठीक है। चिर, पाइन, सेडार, ये सब एग्जाम्पल है इनके कॉनिफरस जो ट्री में पाए जाते हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये सब नॉर्मल कॉमन एनिमल पाए जाते हैं। ग्रासलैंड का मतलब हो गया जहाँ पे रेनफॉल कम होती है और इतने बड़े बड़े पौधे नहीं होते हैं, ग्रासेस बड़ी बड़ी होती है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में 3 से 4 मीटर की ग्रास होती है। सवाना ग्रासलैंड जो है अफ्रीका के, इसके एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए जो ये एलिफेंट है, जेब्रा है, जिराफ है, डियर है, लेपर्ड है। मतलब आप एक बात देखें तो ग्रासलैंड में जितने भी जो लंबे लंबे हैं जैसे एनिमल है वो पाए जाते हैं। इनकी हाइट क्यों होती है, मतलब ऐसा क्या है, आप बताइए इसको कमेंट करके। टेम्परेट ग्रासलैंड का मतलब हो गया जो मिड लैटिट्यूड जोन में पाए जाते हैं, और ये शॉर्ट और न्यूट्रिशियस होते हैं। ये टेम्परेट जो ग्रासलैंड होते हैं शॉर्ट और न्यूट्रिशियस होती हैं यहाँ की ग्रासेस। थॉर्नी बुशेस ड्राई डिजर्ट रीजन में पाए जाते हैं, वेस्टर्न मार्जिन। एक बात और है कि जो ट्रॉपिकल डिजर्ट होते हैं जितने भी, वो हमेशा वेस्टर्न जो मार्जिन होता है कॉन्टिनेंट का, वहां पे पाए जाते हैं। ऐसा क्यों, ये भी बताइए रीजन आप। अब देखिए ग्रासलैंड 2 टाइप के होते हैं, ये दोनों आप ये रट डालिए आप, नाम उनका क्या क्या होता है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में 3 टाइप है। एक है ईस्ट अफ्रीका में बोलते हैं सवाना, ब्राजील में बोलते हैं कंपोस, वेनेजुएला में बोलते हैं लानोस। टेम्परेट ग्रासलैंड में अगर आप देखें अर्जेंटीना में बोलते हैं पंपस, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी, और साउथ अफ्रीका में फेल्ट बोलते हैं, इसको VELT लिखा हुआ है। सेंट्रल एशिया में बोलते हैं स्टेप, और ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं इसको डाउन। सबसे ऊपर होती है टुंड्रा, जब पोलर रीजन के आसपास होती है वो, वहां पे कोई नेचुरल वेजिटेशन ग्रो नहीं करती, सिर्फ मोजेस, लाइकेंस और जो बहुत छोटी छोटी श्रब्स होती हैं वो पाई जाती हैं उनको, और वहां पे टुंड्रा वेजिटेशन है। तो सबसे ऊपर है टुंड्रा वेजिटेशन। कहाँ कहाँ पाई जाती है? जो यूरोप के पोलर एरिया है प्लस एशिया, नॉर्थ अमेरिका में। यहाँ के जो एनिमल होते हैं उनमें बहुत ज्यादा थिक होती है फर, और उनकी स्किन बहुत ज्यादा मोटी होती है, काफी मोटी चमड़ी होती है, ताकि वो कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन को अडॉप्ट कर सकें उसी में। सील, वॉलरस, मस्क ओवन, आर्कटिक आउल, ये सब इसके एग्जांपल है। ये देखिए लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इनकी खाल जो होती है काफी ज्यादा मोटी होती है। अब ये इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मोजेस और लाइकन कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा में। थॉर्नी बुशेस कहाँ पाई जाती है, आप बता दीजिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन में कौन सा एनिमल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉमन है? इंपॉर्टेंट वैरायटी कॉनिफरस की क्या है? देखिए इतना अभी बताया तो आपको इतना तो आता ही होगा। स्टीप ग्राउंड ये कहाँ पे है? स्टीप ग्रासलैंड सॉरी कहाँ पे है? ये सेंट्रल एशिया में। वॉलरस क्या है ये एक अगर आप देखें इसमें वॉलरस क्या था, ये आप जो ये हमने देखा था अभी एनिमल है ये, और प्लस ये सेडार क्या है, सॉफ्टवुड ट्रीज क्या है, ये सब आप देख लीजिएगा। अभी पूरा हम बता चुके हैं इसमें से। ये 7 चैप्टर है। ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सेटलमेंट मतलब जहाँ पे लोग अपना घर बना के रहते हैं। रिवर वैलीज पे भी पाए जाते हैं, लैंड जहाँ पे फर्टाइल होता है। बड़ी बड़ी सभ्यताएं इंडस में, टिग्रिस में और प्लस नील में वांगे के आसपास हैं। टेम्परेरी हो सकते हैं, परमानेंट हो सकते हैं। टेम्परेरी मतलब जहाँ पे कुछ दिनों के लिए लोग रहते हैं, वहाँ हंटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, ट्रांसह्यूमेंस करते हैं। ट्रांसह्यूमेंस एक अभी बताता हूँ। परमानेंट मतलब जहाँ पे परमानेंट रहते हैं। देखिए ट्रांसह्यूमेंस का मतलब होता है कि एक टाइप की नोमैडिज्म या फिर पैस्टोरिज्म टाइप की प्रोसेस होती है। एक्चुअली सीजनल मूवमेंट होता है लोगों का, ये एक सीजनल मूवमेंट होता है लोगों का, जब लोग मूव करते हैं अपने लाइव स्टॉक के साथ, जो भी जानवर को वो पालते हैं। ये फिक्स समर और विंटर के बीच में होता है। मतलब कि जैसे जो लोग होते हैं वो अपने जो भी एनिमल्स को पालते हैं, वो नए पेस्चर या फिर जो उनके लिए नई जो न्यू पेस्चर के लिए ये सीजन वाइज ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है ट्रांसह्यूमेंस, एक नोमैडिज्म या फिर पैस्टोरिज्म की प्रोसेस है। ये सीजनल मूवमेंट होता है, लोग अपने जानवरों के साथ जाते हैं, जो भी इनके लाइव स्टॉक होते हैं, फिक्स्ड समर और विंटर के बीच में। और किसकी खोज में जाते हैं? जो पेस्चर्स की खोज में जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये विलेज में रूरल सेटलमेंट्स होते हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री ये सब होता है। रूरल सेटलमेंट कॉम्पैक्ट भी हो सकते हैं, स्कैटर्ड भी हो सकते हैं। क्लोज जो बिल्डिंग होती है, अगर देखिए स्कैटर्ड जो सेटलमेंट होते हैं ये जैसे हिल एरियाज में होते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ये, बस एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये सब ज्योग्राफी ऑप्शनल की चीजें और ये काफी डिटेल में पढ़नी पड़ती है ये। अब ये लिखा हुआ है कि कई जगह जो लोग जैसे रहते हैं इंडिया में, वहाँ पे
अपनी जरूरत के हिसाब से ये मॉडिफाई करते रहते हैं घरों को रूरल एरियाज में। जैसे कि अगर ज्यादा रेनफॉल होगी तो स्लैंटिंग रूफ्स में रहते हैं वो। अगर बहुत ज्यादा कोई ऐसा है जहाँ पे वाटर एक्युमुलेट होता रहता है तो ये स्टिल्स लगा देते हैं, मतलब कि ये रॉड लगा देते हैं, जो ये छोटे ये मतलब लकड़ी के जो अ, ये लगा देते हैं कि यहाँ थोड़ी सी ऊंचाई पे मतलब घर बनाते हैं, रेज्ड प्लेटफॉर्म पे घर बनाते हैं, स्टिल्स होते हैं इनको। गर्म गर्म वाले एरियाज में थिक मॉड जो मड यानी कि मिट्टी की वॉल से बना देते हैं ताकि उसमें ज्यादा गर्मी ना लगे। मिट्टी की जो घर होते हैं वहां पे, इसीलिए हॉट जो क्लाइमेट वाले एरियाज होंगे वहाँ पे मिट्टी के घर हम लोग रहते हैं रूरल एरियाज में। अर्बन सेटलमेंट्स में जो एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग और ये सब है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है ये। ये पुराने जमाने में जैसे इंडिया में अभी भी टंकी, मुल, गधे और ये बलक, ये कैमल, ये सब कॉमन है। इंडीज माउंटेन में क्या यूज किया जाता है, लामा और याक यूज किए जाते हैं तिब्बत में। ये देखिए ये हाईवे के बारे में लिखा है। शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, NH 548 या फिर NH 118। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH 44 है, श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक। ये आप याद कर लीजिएगा, रट डालिएगा एकदम। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया है, दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, और फिर कोलकाता चेन्नई, दिल्ली कोलकाता। सबसे बड़ा इसमें जो रूट है वो कोलकाता चेन्नई का है। 5846 किलोमीटर का गोल्डन एक्सप्रेसवे बन भी चुका है पूरा। रोडवेज के हिसाब से इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया का। मेटल रोड होते हैं, पक्का रोड बोलते हैं, अनमेटल को कच्चा बोलते हैं। सबवेज का मतलब हो गया अंडर पाथ होते हैं, जो फ्लाईवे जो होते हैं ऊपर से बनाए जाते हैं, रेज्ड स्ट्रक्चर होते हैं। रेलवे में इंडिया 4th नंबर पे है पूरी दुनिया में रेलवे नेटवर्क में, यूएस, चाइना और रशिया के बाद। इतना इसमें है नहीं और कुछ। देखिए अब ये अभी तक का ये जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट का रिकॉर्ड था, ट्रांस साइबेरियन के नाम था, अब वो चेंज हो चुका है। जो नई एक चाइना मैड्रिड लाइन है वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रूट है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे भी चाइना ही है। ये है वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट, ये है चाइना टू लंदन। थर्ड नंबर पे आ गया ट्रांस साइबेरियन। ये इसमें बताया। वाटरवेज के बारे में बताया हुआ है। देखिए वाटरवेज मतलब दो टाइप के होते हैं कि इनलैंड वाटरवेज होते हैं, सी रूट्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते हैं, बहुत कम पॉल्यूशन होता है इसमें, बहुत एफिशिएंट होते हैं सिस्टम। ये इंडिया में करीबन 14,500 किलोमीटर का नेविगेशन वाटरवेज है। रिवर है, कैनल है, बैक वाटर है, क्रीक है। देखिए अभी तक 6 वाटरवेज थे नेशनल वाटरवेज, लेकिन अभी एक बिल आया था 2016 में, उसमें 105 नए वाटरवेज क्रिएट कर दिए गए। अब इंडिया में 111 नेशनल वाटरवेज हैं। फिर ये सब लिखा हुआ है, देखिए ये लिस्ट दी हुई है आपको। ये लिस्ट है इस चीज के लिए कि नेशनल वाटरवे जो हैं वो कौन कौन से इंडिया में, जो मेजर वाले कौन से हैं। NW1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक, 1620 किलोमीटर का है, ये सबसे बड़ा है। 5 राज्यों से होके जाता है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। NW2 है सादिया से लेकर धुबरी तक, ब्रह्मपुत्र नदी पे, असम में जाता है ये। NW3 है ये वेस्ट कोस्ट कनल, चंपाकरण उद्योग मंडल कनल में केरला के आसपास है। NW4 है काकीनाडा पुडुचेरी जो स्ट्रेच है वहां पे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, 1095 किलोमीटर। NH5 है तालचेर धर्मा जो ब्रह्मानी रिवर के आसपास है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में। ये 5 है, अभी बाकी 111 हो गए अब तो। एयरवेज के बारे में बताते हैं कि फास्टेस्ट वे हो ये। कम्युनिकेशन मतलब कि एक मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह में कम्युनिकेट करना, जैसे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। मास मीडिया मतलब एक जगह से बहुत सारे लोगों को अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये सब मैप ऐप दिया हुआ है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके भी क्वेश्चन देख लिए। विच इज नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेबल नहीं होगा ऑब्वियसली। विच टाइप ऑफ रोड इज कंस्ट्रक्टेड अंडर द ग्राउंड, आप बताइए, अभी भी बताया मैंने। कौन सा मोड है ट्रांसपोर्ट का जो सबसे ज्यादा सुटेबल है आइलैंड पहुंचने के लिए। ऑब्वियसली ट्रेन से तो नहीं जा सकते हैं, कार से भी नहीं जा सकते हैं। विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। तो ये हो गया इसी के साथ चैप्टर नंबर 7 खत्म। अब बचे हमारे 3 चैप्टर, वो भी मैं अभी खत्म करता हूँ। देखिए इस बार जो मैंने बोला है कि 6 से लेकर 10 तक ज्योग्राफी करूंगा, तो वो करूंगा पहले अभी, इसीलिए मैंने ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं लिया है, क्योंकि हमेशा मेरे पर आरोप रखते हैं कि पूरा नहीं करता हूं मैं कोई चीज। तो ये आप पूरा देखते आइए। एनसीईआरटी अगर 10 तक पूरा करा हमने जल्दी से, आज कल तक, देखिए कल तक शायद हो जाए, और उसके बाद और जल्दी फिनिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते रहे, और जितने ज्यादा लोगों को हो सके आप शेयर कर दिया करो, ताकि जो हमारे एफर्ट्स हैं उनका बेनिफिट आप ले रहे हो तो दूसरे लोग भी ले सकें। इतनी रिक्वेस्ट तो आप मान भी सकते हैं। में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के लास्ट के 3 चैप्टर 8, 9 और 10। ठीक है, ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, सीजीएल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। देखिए चैप्टर 8 अगर आप देखें क्लास 7 का, तो इसमें ये है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में दिया हुआ है। 2-3 रीजन इसमें डिस्कस किए गए हैं कि जैसे इसमें अमेजोन के बारे में पूरा बताया गया है। अमेजोन ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में लोकेटेड है, इक्वेटर के पास ये इक्वेटोरियल रीजन में है ये, और इसीलिए यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। अमेजोन जो रिवर है यहाँ इस रीजन से ये फ्लो करती है। ये अमेजोन के बारे में बताया कि जब स्पेनिश जो एक्सप्लोरर थे उन्होंने अमेजोन रिवर को ये डिस्कवर किया था, तो उस टाइम एक लोकल ट्राइब ने उन पे हमला कर दिया था, और इन लोगों को देख के उनको याद आ गई थी उन वुमेन वॉरियर्स की जो एंशिएंट रोमन एम्पायर में उनको अमेजोन बोलते थे, तो इसीलिए इसका नाम
अमेजोन रख दिया गया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अमेजोन जो रिवर बेसिन है, रिवर बेसिन क्या होता है, देखिए एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी और एक होता है बेसिन। ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी रिवर होती है, जैसे एक बड़ी रिवर चल रही है गंगा, उसमें सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी, उसकी यमुना, और कई सारी ये गंडक है। तो ये छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी थोड़ा थोड़ा पानी लाके मेन रिवर में कंट्रीब्यूट करती आती है, तो ये होती है ट्रिब्यूटरी। अब डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब है कि एक मेन रिवर जा रही है एकदम धीरे धीरे वो, और फिर वो जब वो ये यहाँ पे पहुंचने वाली होती है, मतलब जितना ज्यादा वो ट्रैवल करती है, फिर लास्ट में जब ये जैसे किसी ओशियन से मिलने जा रही होती है, तो उसको छोटे छोटे ये रिवर्स में बढ़ जाती है और अलग अलग स्ट्रीम निकल जाती है इससे। तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटरी, मतलब ये मेन रिवर से पानी लेके निकल लेती हैं। और एक हो गया बेसिन, बेसिन का मतलब हो गया टोटल, अगर कोई रिवर है प्लस उसकी जितनी भी जो रिवर्स है उनकी जो उसमें पानी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो सभी कुछ जो मतलब मेन रिवर प्लस उसकी ट्रिब्यूटरी, इन सबको मिला के जो एक एरिया को ड्रेन करती है, उन सबको बोलते हैं उस रिवर का बेसिन, मतलब वो प्लस उसकी ट्रिब्यूटरी। अब ये जो अमेजोन बेसिन है, ये किस किस कंट्री से पास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजोन रिवर बेसिन देखिए ब्राजील से पास होती है, पेरू से पास होती है, बोलीविया से पास होती है, इक्वाडोर से पास होती है, कोलंबिया, और प्लस कुछ स्मॉल पार्ट है वेनेजुएला के भी। तो वेनेजुएला देखिए इसमें कोलंबिया है। कोलंबिया ऐसी कंट्री है जो पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से कन्वर्ट ये कनेक्ट करती है, ये आप याद रखिएगा। ये मतलब ये दोनों में एक ऐसी इकलौती कंट्री है जो दो ओशियन से कॉमन है। ये क्वेश्चन आ सकता है जीके के लिए, ये आप याद रखिएगा। साउथ अमेरिका में कितनी कंट्रीज है मैं आपको बता चुका हूँ टोटल। साउथ अमेरिका में 23 कंट्रीज हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको पहले। नॉर्थ अमेरिका में 12 कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा कंट्रीज अफ्रीका में 54 है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, एशिया में 48 कंट्रीज है करीबन, यूरोप में 44 कंट्रीज हैं ऑफिशियली यूएन के हिसाब से। ये क्लाइमेट बता रहे हैं कि अमेजोन का कैसा होता है, हॉट एंड वेट होगा क्योंकि हमेशा बारिश होती रहती है, डे और नाइट हमेशा इक्वली ह्यूमिड होते हैं, हॉट भी होते हैं। स्किन वहाँ की स्टिकी होती है काफी, अगर आप वहाँ के लोगों की देखें। रेन डेली होता है, रेन वहाँ पे, तो इक्वेटोरियल रीजन है। टेम्परेचर देखिए इसमें ये लिखा हुआ है रात में टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन ह्यूमिडिटी हमेशा हाई रहती है, क्योंकि जो टोटल वहाँ की एनवायरनमेंट में एयर में वाटर वेपर काफी ज्यादा है, क्योंकि रेन तो हमेशा हो रही है और वो इवेपोरेट होता ही जा रहा है वाटर इसमें। रेन फॉरेस्ट कौन को इसमें है, ये अमेजोन के रेन फॉरेस्ट को सिल्वा बोलते हैं, और ये वर्ड के इसको लंग्स बोलते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आप याद रखिएगा। इसमें बहुत थिक होते हैं फॉरेस्ट, और इसमें इतना ज्यादा ये थिक होते हैं कि इवन जो रूफ है इनकी, वो सनलाइट उनकी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, और इसीलिए जो ग्राउंड होता है जनरली बहुत डार्क होता है वहां पे, और वहां पे केवल शेडेड जो टॉलरेंट वेजिटेशन है वो उग सकती है, जैसे कि ऑर्किड्स, ब्रोमीलिएड्स, ये सब प्लांट पैरासाइट के रूप में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, रेन फॉरेस्ट काफी ज्यादा फौना से भी रिच है। फौना मतलब हो गया जो एनिमल स्पीसीज, फ्लोरा मतलब हो गया ट्रीज स्पीसीज। ठीक है, बर्ड जैसे कि टाउकन्स और ये हमिंग बर्ड, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट सॉरी स्मॉलेस्ट बर्ड है, ये भी यहाँ पे पाई जाती है। उसके अलावा देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रोमेलाइट्स क्या होते हैं कि स्पेशल प्लांट होते हैं जो अपने अंदर वाटर स्टोर कर लेते हैं, और इसमें फिर जो कई सारे जानवर हैं जो फ्रॉग्स इस वाटर को यूज करते हैं अपने अंडे रखने के लिए। फिर आना फिश यहाँ पे पाई जाती है इसमें अमेजोन बेसिन में। अनाकोंडा भी ये जैसे कई जगह मिलता है यहाँ पे इसमें, और प्लस और भी कई सारे रेप्टाइल्स और स्नेक्स रहते हैं यहाँ पे जंगल्स में, ये क्रोकोडाइल भी रहते हैं, ये सब चीजें हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो जैसे इसमें स्लैश एंड बर्न एक्चुअली एग्रीकल्चर का यूज करते हैं। स्लैश एंड बर्न का मतलब हो गया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, ये लोग क्या करते हैं कि एक पैच को, मतलब एक जमीन के एरिया को, वहां पे पेड़ ओड़ होते हैं उसको काट देते हैं पूरा, और फिर उसको छोड़ देते हैं, उसको मतलब बर्न कर देते हैं, जला के छोड़ देते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट रिलीज होता है, जैसे आपने देखा होगा इंडिया में एनपीके होता है, तो जो उससे पोटेशियम मिल जाता है उस वहां की ग्राउंड को, और फिर वहां पे क्रॉपिंग कर लेते हैं। क्रॉपिंग कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये थोड़े दिन क्रॉपिंग करते रहते हैं लगातार, जब वहां की एकदम जो ये जितनी भी एफिशिएंसी होती है, वहां की जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की खत्म हो जाती है, तो दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं। ये इंडिया में भी होता है, इसको झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। देखिए इंडिया में भी होता है ये, लेकिन ये पहले जमाने से बहुत ये मतलब ओल्ड प्रोसेस है, ये लोग करते रहे। आजकल इसमें दिक्कत ये हो रही है, बहुत सारे लोग इसका विरोध करने लगे हैं, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि आजकल ये लोग बहुत ज्यादा ऐसा होने लगा है। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए कहीं पे फॉरेस्ट को ये काटा गया, वहां पे फिर बर्न किया गया और वहां पे क्रॉपिंग की गई, लेकिन ये इतना ज्यादा होने लगा, और प्लस उसके अलावा फॉरेस्ट वैसे ही कट रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसमें। यहाँ पे देखिए जो स्टेपल फूड है यहाँ का अमेजोन का, वो है मैनियोक करके, कैसावा बोलते हैं इसको। ये लोग क्वीन ऑर्न्स और ये एग्स भी ये खाते हैं। ये रहते हैं जो लार्ज इनके अपार्टमेंट होते हैं उनको बोलते हैं मलोका। इसमें स्टीपी स्लैंटिंग रूफ होती है। ठीक है, इसी स्लैंटिंग इसलिए होती है कि बारिश का पानी वहां पे एकुमुलेट ना हो सके। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई, डेवलपमेंट की वजह से फॉरेस्ट कट रहे हैं, ये सब है। गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन अगर आप देखें तो ये 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ, गंगा की कई सारी ट्रिब्यूटरी के बारे में बोला है, घाघरा, सोन, चंबल, ये गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्रा की भी ट्रिब्यूटरी। देखिए एक रिवर का हम देखेंगे पूरा, उसमें पूरा जितनी भी रिवर्स हैं जो इंपॉर्टेंट, उसकी ट्रिब्यूटरी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिर ये इसमें बोला है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं मिलकर एक
सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा होता है ये, ठीक है। ये इंडिया और बांग्लादेश दोनों में होता है। यहाँ का फिर ये मानसून क्लाइमेट है, यहाँ की जो मानसून है जून से लेकर सितंबर तक आती है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बताया। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं। इंडिया की किस समय कितनी है, 382 है, और यूपी की कितनी है, 829 है। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जो माउंटेन एरियाज में कम लोग रहते हैं क्योंकि इनहॉस्पिटेबल टेरेन होती है, काफी वहां पे मतलब घर बनाना पॉसिबल नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है, इसलिए कम लोग रहते हैं वहाँ पे। प्लेन एरिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। प्लेन एरिया में सबसे फर्टाइल लैंड भी है, वाटर भी है, और प्लस इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी बनाया जा सकता है। सॉइल भी बहुत अच्छी है, एलुवियल सॉइल है। यहाँ की जो मेन क्रॉप है पैडी है, वीट, मेज, ये सब भी उगाई जाती है। कैश क्रॉप जैसे कि शुगर केन और जूट भी उगाई जाती है। वेस्ट बंगाल असम में टी भी उगाई जाती है। सिल्क भी प्रोड्यूस की जाती है। सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन किया जाता है बिहार और असम में। इसके बाद ये थिक बम्बू जो ग्रोव्स हैं ये ब्रह्मपुत्र प्लेन में मिलते हैं। डेसिडुअस ट्रीज भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे कि टीक, सल और पीपल, ये सब चीजें हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी अगर आप देखें तो यहाँ पे मेन चीज तो मैंग्रोव फॉरेस्ट ही है। ये जो डेल्टा एरिया होता है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र का, सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं यहाँ पे। उसमें गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसन की सभी के बारे में बताया यहाँ पे। जैसे उत्तराखंड और जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश माउंटेनियस जो एरिया, वहाँ पे कॉनिफरस ट्रीज पाए जाते हैं, पाइन, देवदार और फर करके, ठीक है। यहाँ पे फिर ये वाइल्ड लाइफ के बारे में, फौना के बारे में बताया। वन ऑन राइनोसरस पाया जाता है, कहाँ पे, असम में, ब्रह्मपुत्र प्लेन में। डेल्टा एरिया में बंगाल टाइगर पाया जाता है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर पाया जाता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो पॉपुलर वेराइटी है फिश की, रोहू, कटला एंड इसला, ये आप याद करिए। देखिए इसीलिए मैंने इस पूरे जो वीडियो में सीरीज बना रहा हूँ उसमें रेड कलर से जो मार्क कर रहा हूँ उसको बहुत फोकस करके देखना है। वही वाले चीजें वो मतलब जो पॉइंट है एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर फिश कौन, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की है, रोहू, कटला एंड इसला, ये आप याद कर लीजिएगा। फिश एंड राइस यहाँ की स्टेपल डाइट है। फिश एंड राइस यहाँ जापान की भी काफी ज्यादा स्टेबलाइज है। टेरेस फार्मिंग होती है, टेरेस बिल्ड कर दी जाती है यहाँ पे, और इससे कि ताकि जो जैसे अगर पानी आ रहा है डायरेक्ट आ रहा है तो यहाँ पे टेरेस बिल्ड कर देते हैं ताकि थोड़ी देर पानी रुके और एकदम से रैपिडली ना करे और पूरी तरह से जो वहाँ की सॉइल है उसको इरोड ना कर दे, उसकी लेयर को इरोड ना कर दे, इसलिए टेरेस फार्मिंग की जाती है। ये देखिए इसमें बताया गया कि रिवर गंगा और डॉल्फिन में एक डॉल्फिन की वैरायटी है सूसू, उसको बोलते हैं ब्लाइंड डॉल्फिन, वो पाई जाती है। अगर सूसू किसी भी मतलब ये सूसू ये उससे मत समझिएगा, ये सूसू एक रिवर ये डॉल्फिन की वैरायटी है जो कि ब्लाइंड डॉल्फिन होती है, और अगर ये किसी रिवर में पाई जाती है मतलब कि उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। केमिकल और इन सब पॉल्यूशन की वजह से ये घटती जा रही है। बाकी ये सब ऐसी चीजें लिखी हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए टोकन्स क्या है, ये बर्ड है। मैनियोक क्या है, स्टेपल फूड है। अमेजोन का कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। देवदार और फर क्या है, कॉनिफरस ट्रीज है। बंगाल टाइगर पाया जाता है डेल्टा एरिया में। कॉटन, टेक्सटाइल और ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। पिराना क्या है, अभी हमने देखा था, एक स्पीसीज है फिश की। सिल्क वॉर्म कहाँ पर ये उगाए जाते हैं, ये है मतलब सिल्क वॉर्म मतलब सेरिकल्चर हो गया। काजीरंगा मतलब असम में हो गया, ये जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मलोका क्या है, ये मलोका क्या है, ये स्लैंटिंग रूफ वाले जो घर बनाते हैं ये अमेजोन में लोग। कॉटन टेक्सटाइल ये कहाँ पे होगा, वाराणसी या फिर गंगा के प्लेन में आप ये कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया पूरा। अब ये वाला 8 चैप्टर खत्म हो गया, 9 चैप्टर पे चलते हैं। ये है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड। मतलब देखिए 2 टाइप के ग्रासलैंड होते हैं, अभी हमने बताया था आपको, एक ट्रॉपिकल और एक टेम्परेट। ट्रॉपिकल वाले एग्जाम्पल भी हमने देखे थे, टेम्परेट वाले भी देखे थे। देखिए वो रट डालिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजें। देखिए ट्रॉपिकल और हमने ये देखे थे पूरे, ये जो हमने चैप्टर 6 में देखा था। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन कौन से हैं, ईस्ट अफ्रीका में है सवाना, ब्राजील में है कंपोस, और वेनेजुएला में है लानोस है सॉरी। टेम्परेट में कौन कौन से, अर्जेंटीना में पंपास, नॉर्थ अमेरिका में प्रायरी, साउथ अफ्रीका में फेल्ट, और सेंट्रल एशिया में स्टेप, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, ठीक है। उसमें से 2 के एग्जाम्पल लिए मैं प्रायरीज के बारे में बताया, नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं ये। और यहाँ पे एक्चुअली जो ग्रास है बहुत ज्यादा टॉल होती है, यहाँ की जो ग्रास है करीबन 2 मीटर हाई की होती है, और इसीलिए यहाँ जो प्रेरीज को बोलते हैं सी ऑफ ग्रास। तो ये पूछा जाता है आपसे, सी ऑफ ग्रास किस ग्रासलैंड को बोलते हैं, तो ये प्रेरीज को बोलते हैं जो नॉर्थ अमेरिका में है। प्रेरीज के देखिए अगर आप वेस्ट में रॉकी माउंटेन और ईस्ट में ग्रेट लेक्स हैं। जो इनका एरिया है प्रेरीज का वो ड्रेन करती है यूएसए में करती है मिसिसिपी रिवर, और कनाडा जो देखिए प्रेरीज जो है ये पूरा यूएस और कनाडा दोनों में फैले हुए हैं, पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं ग्रासलैंड। यूएसए वाला एरिया मिसिसिपी ड्रेन करती है, कनाडा वाला एरिया सस्काचेवन करके रिवर है वहां वो करती है। ये है देखिए प्रेरीज पूरा, कनाडा में भी है ये, तो ये कनाडा में कौन सी रिवर है, सस्काचेवन रिवर, और ये जो यूएसए में है ये मिसिसिपी रिवर ये ड्रेन करती है। देखिए ग्रासलैंड जो प्रेरीज के हैं ये होम है, ये नेटिव अमेरिकन को उनको बोलते हैं रेड इंडियंस, और यही एक्चुअली यहाँ के हैबिटेंट थे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें और भी यहाँ पे कई सारे ट्राइब्स रहते हैं, जैसे अपाचे, द क्रो, द क्री और पॉनी करके। यहाँ पे देखिए एक चिनूक करके हॉट लोकल विंड होती है
विंटर के टाइम पे वो बहती है और वो जो वहाँ का टेम्परेचर है थोड़ा सा बढ़ा देती है, तो ओवरऑल लोगों को ये थोड़ा सा सहूलियत देती है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है जब, तो चिनूक एक हॉट विंड बहती है वहाँ पे। एक्सट्रीम टेम्परेचर है क्योंकि यहाँ कॉन्टिनेंटल टाइप होता है, तो समर में गर्मी होती है 20 डिग्री के आसपास, विंटर में भी -20 डिग्री तक चला जाता है। कनाडा में तो पूरा स्नो हो जाता है, स्नो और चिनूक पाई जाती है, अभी मैंने बताया आपको। फ्लोरा फौना में क्या अगर आप देखें, फ्लोरा में ट्री तो है ही नहीं क्योंकि ग्रासलैंड है पूरा, ये तो ट्री तो है नहीं। कहीं कहीं जो थोड़ा बहुत वाटर होता है तो वहाँ पे कुछ ट्रीज उग जाते हैं, जैसे कि विलोज, एल्डर्स और पॉपुलर्स, ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, ग्रासलैंड में, प्रायरी में कौन कौन से ट्रीज ग्रो कर जाते हैं, विलोज, एल्डर्स और पॉपुलर्स। मेजर जो क्रॉप है यहाँ की मेज है। और यहाँ पे अगर आप देखें इसमें सबसे ज्यादा ये जो एरियाज हैं जितने भी प्रायरीज वाले, ये बहुत ज्यादा सुटेबल है कैटल रियरिंग के लिए। बहुत बड़े बड़े कैटल फार्म होते हैं जिनको रैंचेस बोलते हैं, और इसमें फिर ये काउमेन जो होते हैं वो इनको लुक आफ्टर करते हैं, केयर टेक करते हैं इनकी। बाइसॉन या फिर अमेरिकन बफेलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है यहाँ का, और भी कई सारे पाए जाते हैं। फिर जो यहाँ के लोग हैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो अमेरिका को एक सरप्लस फूड प्रोड्यूसर बना रखा है, इसीलिए प्रेरीज को ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड कहाँ पे बोलते हैं, प्रेरीज को बोलते हैं, यूएस और कनाडा की, जो क्योंकि बहुत ज्यादा वीट प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिटीज भी हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फील्ड्स हैं, ये साउथ अमेरिका में है, ठीक है। ये नाम दिया था, डच ने दिया था साउथ अमेरिका को जब कॉलोनाइज किया था, ये इस जगह पे है फील्ड। WVELD होता है नाम इसका, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं फेल्ट। तो टेम्परेट ग्रासलैंड है, साउथ अफ्रीका के हैं ये। इसमें देखिए ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन ईस्ट में है, देखिए अगर आप इसमें देखें तो ये है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन ईस्ट में, और इसमें अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके नॉर्थ ईस्ट में ये वेस्ट में कालाहारी डिजर्ट है। तो देखिए ये इधर है कालाहारी डिजर्ट और प्लस इधर है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, ये अफ्रीका में अगर आप देखें इसमें, ठीक है। और थोड़ा जूम करके देख लेते हैं, ये है पूरा फेल्ट, और इसमें इधर है कालाहारी डिजर्ट और इधर है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। ये थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया है आपको। वैसे भी रिवीजन कर रहे हैं हम पूरा, इसमें जो ये वाला रीजन है फेल्ट वाला, इसमें ऑरेंज और लिम्पोपो रिवर जो है ड्रेन करती है इस रीजन को। बाकी यहाँ का क्लाइमेट माइल्ड होता है, ये इंडियन ओशियन क्योंकि यहाँ पे बगल में ये ओशियन है, तो इसकी वजह से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज वाला इफेक्ट रहता है यहाँ पे। विंटर कोल्ड और ड्राई होती है, जुलाई कोल्डेस्ट मंथ होता है, समर भी शॉर्ट और वार्म होती है, ठीक है। रेनफॉल जनरली समर मंथ में आती है, नवंबर टू फरवरी में। और ये क्योंकि साउथर्न वाले हेमिस्फीयर में है, इसीलिए यहाँ पे रेनफॉल नवंबर टू फरवरी में आ रही है। वार्म ओशियन करंट की वजह से कई बार ये जो रेनफॉल, ये अगर आप देखें तो ये शोर्स पे मतलब रहती है, और रेनफॉल विंटर मंथ में भी कई बार आ जाती है, जून से लेके अगस्त तक की। फ्लोरा और फौना में बहुत ज्यादा वेजिटेशन इतनी नहीं है, लेकिन ग्रासेस है पूरा, क्योंकि वैसे भी ग्रास लैंड है तो यहाँ पे ग्रासेस ही है। रेड जो ग्रास होती है यहाँ पे पाई जाती है, यहाँ पे बुश फेल्ट में, और यहाँ पे कई सारी स्पीसीज जैसे एक्केकिया और मरूला ये ग्रो कर जाती हैं। यहाँ के एनिमल कौन कौन से हैं, लायंस है, लेपर्ड है, चीता और कुडू है। लोग यहाँ पे कैटल रियरिंग, माइनिंग करते हैं, माइनिंग काफी ज्यादा फेमस है अफ्रीका में। शिप रियरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन यहाँ का है जो फेल्ट वाले रीजन का, शिप रियरिंग है। और ये मेरिनो शिप एक है, बहुत पॉपुलर स्पीसीज है। ये पूछा जा सकता है कि मेरिनो क्या है, एक शिप है, और इसका ये किस लिए यूज होती है, ये वुल के लिए यूज होती है, ठीक है। वुल इंडस्ट्री के लिए मेनली मेरिनो की लोग शिप रियरिंग करते हैं। और यहाँ पे रिजर्व तो है ही पूरे दुनिया भर के, जैसे जोहान्सबर्ग गोल्ड कैपिटल दुनिया की जाना जाता है, किम्बरले है फेमस डायमंड माइंस के लिए। तो ये हो गया चैप्टर खत्म। रिवर मिसिसिपी किसको ट्रेन करती है, यूएस के प्रेरीज को, और सस्काचेवन किसको करती है, कनाडा की प्रेरीज को। ड्रैकेनबर्ग माउंटेन है वेस्ट में, और ईस्ट में क्या है, कालाहारी डिजर्ट है। सॉरी, ड्रैकेनबर्ग जो माउंटेन है ये वेस्ट में है फेल्ट के। और मेरिनो क्या है, ये स्पीसीज है शिप की, किम्बरले डायमंड के लिए फेमस है। काउबॉयज प्रेरीज, ये अभी हमने देखा था, प्रेरीज में जो ट्रेंचेस को कैटल रियरिंग करते हैं। गोल्ड की कैपिटल है जोहान्सबर्ग, कुडू है एनिमल। चिनूक हॉट विंड है जो कि प्रायरीज में बहती है, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देती है, और जो उस समय का मतलब हैबिटेशन के लिए काफी उपयुक्त है वो। कोल ये देखें अगर आप, तो ये वेल्ट वाले रीजन में काफी ज्यादा मिनरल्स है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हो गया पूरा। और इसके बाद लास्ट चैप्टर है क्लास 7 का, डिजर्ट्स के बारे में बताया। डिजर्ट का मतलब ये होता है, बेसिक मतलब ये होता है कि जहाँ पे रेनफॉल काफी ज्यादा कम होती है, एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं पूरे। और यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब दिन में बहुत ज्यादा हॉट होगा और रात में बहुत ज्यादा कूल होगा, क्योंकि लैंड वाला एरिया जनरली रहता है। तो जो इसमें ये जैसे ये इफेक्ट होता है, जो जैसे सी ब्रीज हो गया, लैंड ब्रीज हो गया, तो लैंड बहुत जल्दी हीट डिसिपेट कर देती है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेती है। तो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है। एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर होता है यहाँ पे, बहुत कम रेनफॉल होती है, बहुत जरा सी वेजिटेशन, स्कैंटी बहुत कम होगी वेजिटेशन, और एक्सट्रीम टेम्परेचर होंगे। सबसे पहले बात की सहारा की। सहारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है, लार्जेस्ट डिजर्ट नहीं है क्योंकि लार्जेस्ट डिजर्ट है वर्ल्ड का अंटार्कटिका।
वैसे अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट मानते हैं तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट इसी को बोल सकते हैं। सेकंड लार्जेस्ट वैसे आर्कटिक है। जो सहारा डिजर्ट है 11 कंट्रीज से पास होता है। उन 11 को याद रखने की ट्रिक क्या है, वेस्ट एम क्यूब क्लैन या फिर वेस्ट मे क्लैन, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी। वेस्ट मतलब हो गया डब्ल्यू से हो गया वेस्टर्न सहारा, ई से हो गया इजिप्ट, एस से हो गया सूडान, टी से हो गया ट्यूनीशिया, मे यानी कि एम क्यूब माली, और इसमें कौन सा हो गया मॉरिटेनिया, और इसमें एक और है मोरक्को, और क्लैन से क्या हो गया चैड और लीबिया और अल्जीरिया और निजर। तो 11 कंट्री से पास होता है सहारा, और इसका एरिया करीबन 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इंडिया का 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। काफी बड़ा है इंडिया से, मतलब ये भी। ये है पूरा सहारा, 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। इसके ऊपर है मेडिटेरियन सी, और इधर है इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन, ये रेड सी है, इधर पर्शियन गल्फ है, इधर इंडियन ओशन है, इधर है अटलांटिक ओशन। ये क्लाइमेट के बारे में बताया कि बहुत ज़्यादा हॉट होता है एकदम, और डेज बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं कई बार। नाइट में भी बहुत फ्रीजिंग कोल्ड हो जाता है, क्योंकि जीरो तक मतलब पहुंच जाता है, क्योंकि लैंड की प्रॉपर्टी होती है बहुत जल्दी हीट ऑब्जॉर्व भी करता है और ये रिलीज भी कर देता है। एल अजीजिया करके सहारा में है लीबिया में, उसने अभी तक का हाईएस्ट टेम्परेचर ये रिकॉर्ड किया है 57.7 डिग्री। फ्लोरा फौना भी बहुत ही कम है यहाँ पे। कैक्टस है, जो भी मतलब डिजर्ट वाली जितनी भी स्पीसीज होती है, कैक्टस है, डेट पाम्स हो गया, एकैकिया हो गया, एकैसिया या एकैकिया जो भी आप बोल सकते हैं इसमें। यहाँ पे इंग्लिश पे फोकस नहीं है, यहाँ पे फोकस है ज्योग्राफी पे। तो कुछ प्लेसेस पे ओआसिस भी होते हैं, मतलब कि ग्रीन आइलैंड होते हैं, वहाँ डेट पाम बहुत सारे पाए जाते हैं। कैमल यहाँ पे होता है, जैकाल्स, फॉक्स, स्कॉर्पियन, ये सब पाए जाते हैं। देखिए इसमें ये एक ओआसिस का क्या चीज होती है, कई बार जब विंड बहुत तेज चलती है तो वहाँ पे डिप्रेशन हो जाते हैं, मतलब एक जगह की और जितना भी सैंड है उसको उड़ा के ले आती है, तो डिप्रेशन क्रिएट हो जाते हैं गड्ढे टाइप के। और फिर क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कई बार ऊपर तक पहुंच जाता है, उसकी वजह से सरफेस तक आ जाता है, तो उसकी वजह से वहां पे जो एरिया है वो फर्टाइल हो जाता है, और वहां पे डेट पाम्स ग्रो कर लिए जाते हैं, वहां पे ग्रो किए जाते हैं, उनको ओआसिस वाला एरिया बोलते हैं। बहुत छोटे छोटे एरियाज होते हैं वैसे तो ये। एक टफियालेट करके ओआसिस है मोरक्को में, बहुत बड़ा है वो काफी। लोग यहाँ पे कई सारे जैसे हार्श क्लाइमेट में बहुत सारे टाइप के ट्राइब्स होते हैं, बिडुइन्स करके और टुआरेग्स ये सहारा में पाई जाती हैं, नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं ये, ठीक है। और इसमें ये लोग हैवी रोप्स ये पहनते हैं ये, ताकि डस्ट स्टॉर्म और हॉट विंड से अपने आप को बचा सकें। उसके बाद ये देखिए ये लाइव स्टॉक इनके कौन कौन से गोट्स है, शिप्स है, कैमल्स और हॉर्स है, वो उनको मिल्क और ये सब चीज़ें देते हैं। ओआसिस जो सहारा पे है और प्लस जो नील वैली इजिप्ट में है, ये वहाँ की सेटल्ड पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, तो ओआसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिप्रेशन क्रिएट होंगे, अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ जाएगा, वहाँ पे फिर डेट पाम का ग्रो कर सकते हैं। ऑयल ये पाई गया ये अफ्रीका में, तो इसलिए तो है ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। कोल्ड डिजर्ट ये लद्दाख से रिलेटेड है, ये लद्दाख है, ये कोल्ड डिजर्ट है, ग्रेट हिमालय में पाया जाता है, ईस्टर्न में है, ये ईस्टर्न पार्ट में है जम्मू कश्मीर के। सब इसके ऊपर नॉर्थ में कराकोरम, देखिए एक याद रखिएगा, एक ट्रिक जो माउंटेन रेंजेस हैं हिमालय और ट्रांस हिमालय की याद रखिएगा, KLZPD, यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक KLZPD। के से हो गया कराकोरम, उसके साउथ में आता है लद्दाख, उसके साउथ में आता है जास्कर, उसके साउथ में आता है पीर पंजाल, और उसके साउथ में आता है धौलाधार। तो ये आप 5 याद कर लीजिएगा, नॉर्थ से साउथ तक। इसमें बताया गया बहुत सारी रिवर फ्लो करती हैं, ये बहुत जैसे वो बहुत ज़्यादा हॉट है, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इसका जो एल्टीट्यूड है करीबन कारगिल में 3000 से लेके काराकोरम में 8000 तक है। ड्रास ये कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है अर्थ में। वैसे तो वर्ल्ड का कोल्डेस्ट प्लेस यहाँ पे नहीं है अंटार्कटिका में, लेकिन इनहेबिटेड मतलब लोग यहाँ पे रहते हैं। टेम्परेचर बहुत कम रहता है यहाँ पे, 0 डिग्री तो समर में पहुंचता है, और जनरली नाइट में तो -30 ही रहता है जनरली। ये वाला एरिया देखिए पूरा। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर, वो हाईएस्ट ग्लेशियर है सॉरी, ये है पूरा लद्दाख एरिया। ये इंडस रिवर यहाँ से जा रही है, श्योक रिवर है इंडस की ट्रिब्यूटरी, और ये इंडस रिवर है ये। KLZDP आप याद रखिएगा, KLZPD। रेन यहाँ पे नहीं होती है, बहुत कम रेन होती है, 10 सेंटीमीटर होती है करीबन। फ्रीजिंग विंड चलती है और बर्निंग हॉट सनलाइट भी। मतलब यहाँ पे ये है कि आपको ये सरप्राइज हो सकता है कि आपको ऊपर से तो सनलाइट आ रही है, तो वो सन स्ट्रोक पड़ सकता है प्लस फ्रोस्ट बाइट, क्योंकि नीचे काफी ठंडा है, तो ये दोनों ही चीजें एक साथ आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। ये ऐसा पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा प्लेस है इंडिया में जहाँ पे सन स्ट्रोक और फ्रोस्ट बाइट एक साथ आप सफर कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो है ये लद्दाख वाला रीजन। लद्दाख मतलब होता है स्नोलैंड, कापाचान बोलते हैं इसको। फ्लोरा फोना बहुत कम है यहाँ पे, फ्लोरा और मतलब फ्लोरा ये जितने भी जो ट्रीज है ही नहीं, वेजिटेशन बहुत कम है यहाँ पे। बहुत छोटी छोटी ग्रास और श्रब्स कई बार होते हैं यहाँ पे। विलोज और पॉपुलर ये दो ये जो फ्लोरा है ये मतलब ये वाले ट्रीज यहाँ पे उग जाते हैं। और भी कई सारे फ्रूट्स ट्रीज हैं, जैसे कि एप्पल वाले
ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। एप्पल है, एप्रिकॉट है, वॉलनट है, कई सारी बर्ड पाई जाती हैं, रॉबिन्स है, ये सब रॉबिन, रेड स्टार, तिब्बतियन स्नोकॉक, रेवन और होप करके है ये। कुछ इसमें से माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। और यहाँ पे जैसे एनिमल्स हो गया, वाइल्ड गोट हो गया, वाइल्ड शिप हो गया, याक हो गए। चिरू या फिर तिब्बतियन जो एंटीलोप होता है, ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है और ये हंटिंग की जाती है वुल के लिए इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं शैतूस। बहुत लाइट वेट होता है और बहुत ज्यादा वार्म होता है। ये यहाँ के लोग यूज करते हैं इसको पहनने के लिए। जो क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं वो विलो ट्रीज के बनाए जाते हैं। विलो और पॉपुलर यहाँ पे पाए जाते हैं। विलो और पॉपुलर ये लद्दाख में पाए जाते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा यहाँ पे मतलब रेनफॉल होती नहीं है और एक्सट्रीम टेम्परेचर है, कोल्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब कि ज्यादातर जो यहाँ के लोग हैं वो या तो मुस्लिम है या फिर बुद्धिस्ट हैं। और यहाँ के लोग रिजेंबल करते हैं, एक तरह से दिखते हैं तिब्बत और सेंट्रल एशिया के लोगों की तरह। कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज हैं जैसे हेमिस, थिक्से, शे और लामा यूरू। फिर ये इतना ज्यादा यहाँ पे मतलब हार्श टेम्परेचर रहता है कि लोग अपने आप को कुछ ना कुछ बिजी रखते हैं किसी फेस्टिवल में या फिर सेरेमनीज में। ले एक कैपिटल है जो लद्दाख की, वो कनेक्टेड है रोड और एयर दोनों से। और नेशनल हाईवे 1 एक कनेक्ट होता है लेह से कश्मीर तक का। चोजिला पास है यहाँ पे। टूरिज्म मेन एक्टिविटी है यहाँ पे और प्लस कई सारे विजिट्स भी होती रहते हैं। ये सब चीजें यहाँ पे है। मनाली जो ले हाईवे है वो 4 पासेज है वहाँ पे, रोहतांगला, बारालाचाला, लुंगला लचाला, टंगला, ये सब है। और ये मेनली फाइनली कुछ आंसर आप देख सकते हैं। सहारा कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थर्न में। सहारा हॉट डिजर्ट है, लद्दाख कोल्ड डिजर्ट है। लद्दाख को मेनली इनहेबिटेड करते हैं, मतलब लोग रहते हैं बुद्धिस्ट और ये मुस्लिम्स। डिजर्ट को कैरेक्टराइज किससे करेंगे? स्कैंटी वेजिटेशन से। तो इसी के साथ एक क्लास 7 की हमने ज्योग्राफी खत्म कर ली। हेमिस के क्या है? एक मोनेस्ट्री है। जो इजिप्ट क्या है? ग्रोइंग है। ये इजिप्ट किस लिए फेमस है? कॉटन के लिए। तो देखिए इसके साथ हमने क्लास 7 तक की पूरी ज्योग्राफी का रिवीजन कर लिया है। पार्ट 7 था ये। प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो उतना दूसरे लोगों तक पहुंच जाएगा। इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, कम से कम इतना कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक। और मिडिल लैटिट्यूड में अगर ये होगा तो वेस्ट वाला करंट हमेशा कोल्ड होगा और ईस्ट वाला हमेशा वार्म होगा, ठीक। ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है। ये अगर आप बुक पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा। हाई लैटिट्यूड में क्या होता है कि जो ईस्ट वाला होगा वो कोल्ड होगा और जो वेस्ट वाला होगा वो वार्म होगा। हालांकि अगर ये ट्रिक आप याद रखते हैं तो आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए ट्रिक क्या है पहले वो समझिए। पहले तो ये मैप से समझ लेते हैं कि कितने जो है वार्म करंट है, कितने जो है आपके कोल्ड करंट हैं। जो लाल वाले हैं वो सारे वार्म हैं, ये लाल वाला दिख रहा है, और ये जो ब्लू वाला है सारा जो है ये कोल्ड है। अब देखिए अगर यहाँ से जो है वेस्ट से चालू करें, वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो कैसे कैसे होगा ये समझिए। वेस्ट में पहले सबसे जो है नॉर्थ पैसिफिक करंट ये वार्म है, अलास्का करंट ये भी वार्म है, गल्फ स्ट्रीम करंट ये भी वार्म है। अच्छा गल्फ स्ट्रीम का ना यहाँ पे ब्रांचेज हैं, एक फ्लोरिडा करके है और एक और है, अभी हम लोग देखेंगे उसका मैप। ये 2 ब्रांचेज हैं, ये दोनों वार्म ही है ये, ठीक है। तो ये भी ये जो है ये आप देख सकते हैं। तो गल्फ स्ट्रीम की 2 ब्रांचेज हैं, ये गल्फ स्ट्रीम है और ये आपका फ्लोरिडा भी जो है वार्म है और ये एंटिलीज करके जो करंट है ये भी वार्म है, ठीक है। तो वार्म वाला हम लोग देख रहे थे वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ये आपका हो गया, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल दोनों ही वार्म है, ठीक है। ये जहाँ जहाँ भी नॉर्थ इक्वेटोरियल साउथ इक्वेटोरियल दोनों वार्म करंट हैं। पेरू करंट को हमबोल्ट करंट भी बोलते हैं, ये वाला जो है आपका कोल्ड है, ठीक है। फिर ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये ईस्ट विंड ड्रिफ्ट है, ये सारी जो है कोल्ड है। यहाँ पे फॉकलैंड जो करंट है ये कोल्ड है। ब्राज़ील करंट वाला ये जो है वार्म है ये, ठीक है। फिर ये जो है बेंगुएला करंट है, ये कोल्ड है क्योंकि ब्लू लिखा हुआ है ये। साउथ इक्वेटोरियल मैंने बताया आपको, ये आपका वार्म है। कैनेरी करंट है यहाँ पे अफ्रीका के एकदम ये नॉर्थ वेस्ट में, ये भी आपका कोल्ड है। लेब्राडोर जो करंट है ये आपका कोल्ड है, ठीक है। ग्रीन जो आपका ग्रीनलैंड करंट है ये भी कोल्ड है। नॉर्वेयन करंट जो है ये वार्म है आपका। इधर सोमाली करंट वार्म है, इधर ये अगुला करंट भी वार्म है, एक इधर मोजाम्बिक करंट भी है वो भी वार्म है, ठीक है। उसके बाद ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला जो करंट है ये आपका कोल्ड है, ठीक। उसके बाद आपका ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया वाला जो करंट है आपका वार्म है। इधर कुरोशियो करंट ये वार्म है और ओयाशियो करंट ये कोल्ड है और एक और है ओखोत्स करके करंट है, ये आपका कोल्ड है। तो ये तो है मेजर पूरी दुनिया भर के जो करंट हैं ये आपके आते हैं। अब इसमें देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको पहचानना होता है कि कौन कौन सा जो करंट है वो वार्म है और कौन कौन सा जो करंट है वो कोल्ड है। बस यही जो है पहचानने की ट्रिक है। अभी तक जो बहुत परेशानी होती थी, अगर आपने ये ट्रिक याद रख ली तो भाई साहब और बहनी जी जो है नहीं भूलेंगे। देखिए इसमें ट्रिक ये है, ट्रिक इस तरीके से बनाएंगे हम लोग कि हम लोग सिर्फ कोल्ड करंट को याद रखने की ट्रिक देखेंगे। अगर आपको कोल्ड करंट याद रह गए तो फिर अपने आप जो बाकी बचे हुए वो वार्म हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल बात है कि नहीं है। ट्रिक ये है कि एक बीपी कंपनी है, बीपी आप जानते हैं एक ऑयल कंपनी है। तो बीपी कंपनी ने गोल्फ का वर्ल्ड कप कहाँ पे कराया? कैलिफोर्निया में करवाया। लेकिन उसकी शर्त यही थी कि अगर जो हारेगा ना उसको ठंडा करंट छुआया जाएगा, शरीर के जिस जगह में आप सोच सकते हो वहां पे सोच लीजिए, ठीक। तो ये है, ये ट्रिक है। इससे क्या है कि आपको सब कुछ याद रहेगा, क्योंकि कोल्ड करंट की ट्रिक है ये भी याद रहेगी। ठंडा करंट आप जो है आंख बंद करके ये महसूस करने की कोशिश करिए कि एक जो है गोल्फ का वर्ल्ड कप हो रहा है,
कहाँ पे हो रहा है? आपका कैलिफोर्निया में हो रहा है। किसने करवाया? बीपी कंपनी ने करवाया है ये, ठीक है। और उसमें ये आप फील करने की कोशिश करिए कि जो हार रहे हैं, हारे हुए लोग हैं, जैसे वर्ल्ड कप में जब लोग हारते हैं इंडिया पाकिस्तान में, तो जो है उनके घरों पे जो है बाकी सब ये दर्शक लोग जो है पत्थरबाजी और ये सब कर देते हैं। यहाँ पे लेकिन ये नहीं करेंगे, यहाँ पे ठंडा करंट छुआएंगे। जहां जहां भी आप सोच सकते हैं, आप मन में हंस सकते हैं, जो भी जहां भी सोच सकते हैं आप सोचिए, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि ठंडा करंट छुआया जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। तो अब इसमें देखिए ट्रिक कैसे याद रखनी है। बीपी, बीपी से क्या हो जाएगा आपका? बी से हो जाएगा आपका बेंगोला, पी से हो जाएगा पेरू, पेरू को हम बोल्ड करंट बोलते हैं। कंपनी ने गोल्फ, जो ये रेड कलर के वर्ड है ना, बस यही ट्रिक है। तो बीपी ट्रिक है, गोल्फ जो है ये ट्रिक है, गोल्फ का वर्ल्ड कप ये WC ट्रिक है, कैलिफोर्निया जो है ट्रिक में है, और जो है इसमें आपको ठंडा करंट छुआया जाएगा, ठीक है। तो बीपी से क्या हो गया? बीपी से हो गया बेंगुएला पेरू, ठीक। गोल्फ से क्या हो गया? ग्रीनलैंड करंट, ग्रीनलैंड, ओआशियो, लैब्राडोर और फाकलैंड, फाकलैंड इधर है, ठीक है। फाकलैंड और ब्राज़ील जब मिलते हैं तो यहाँ पे जो है फॉगी सा इन्वायरमेंट हो जाता है, और फिशिंग ग्राउंड्स वर्ल्ड के यहाँ पे पाए जाते हैं, और यहाँ भी पाए जाते हैं आपके लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जहाँ मिलता है, यहाँ फॉगी होता है, और यहाँ पे जो है वर्ल्ड के वार्म और जब मतलब कोल्ड करंट मिलते हैं तो वहाँ पे एकदम सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पे फिश डेंसिटी होती है, फिश काफ़ी जो है फिशिंग वहाँ पे काफ़ी फेमस होती है। खैर हम लोग जो है ट्रिक देख रहे थे। बीपी, बीपी में आपको बताया बेंगुएला और पेरू, ठीक है, बेंगुएला पेरू। गोल्फ क्या हो गया? ग्रीनलैंड, ओएशियो, और आपका लैब्राडोर और फाकलैंड। गोल्फ हो गया। वर्ल्ड कप क्या हो गया? वेस्ट कैनरी, ठीक है, वेस्ट कैनरी, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया और कैनरी। और कैलिफोर्निया में तो होना ही है टूर्नामेंट, तो कैलिफोर्निया तो याद रखना ही पड़ेगा। और ठंडा करंट जो आया जाएगा ये ध्यान रखिएगा आप, समझ रहे हैं? मतलब ये देखिए थोड़ी देसी भाषा की ट्रिक है। अगर आपको पसंद आई हो तो एक जो है कमेंट दीजिएगा, अगर नहीं पसंद आई हो तो एक गाली दीजिएगा, लेकिन जो है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रिस्पॉन्स दे के जाइएगा। फिर ये कोल्ड वाला जो है, कोल्ड, अब देखिए ये कुछ और करंट है, जैसे ओखोत्स करके करंट है, ये इन दोनों के बीच में, क्रोशियो और ओएशियो के यहाँ के बीच में कहीं जो है पिला पड़ा है ये। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं ओखोत्स या फिर कुरील करंट है ये। ओएशियो क्या है? इसको काम चटका भी बोलते हैं। फ्लोरिडा जो है करंट, ये वार्म है, मैंने आपको बताया फ्लोरिडा और एंटिलीस ये दोनों वार्म करंट है। ये कुछ एक्स्ट्रा टाइप की करंट है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका गल्फ स्ट्रीम है, इसके पार्ट हैं एक्चुअली, ये है फ्लोरिडा और ये है एंटिलीस, ठीक है। और बाकी लैब्राडोर जो है ये आपका कोल्ड है, ग्रीनलैंड कोल्ड है आपका, नॉर्वे वाला जो है आपका ये अभी मैंने बताया आपको क्या है, वार्म है। तो ठीक है, ये जो है ठंडे करंट है। अब जो ठंडे नहीं है वो गर्म है। सिंपल सी बात समझ में आ रही है? अगर आपको ट्रिक समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे एक ट्रिक जो है आप जो जरूर याद रखे होंगे अभी तक, कि एक बाल्टी के लिए रूट जर्मनी ने पोलैंड और फिनलैंड को जो है सेल कर डाला था। याद है आपको? याद है वो दिन जब जर्मनी ने एक बाल्टी के लिए पोलैंड और फिनलैंड को बेच डाला था। वैसे ही आप याद रखिएगा कि बीपी कंपनी जो है आपका गोल्फ, बीपी कंपनी गोल्फ का वर्ल्ड कप कराने जा रही है कैलिफोर्निया में, और जो भाई साहब यहाँ पे या बहनी जी हारा, उसके समझ लो शरीर के उस जगह में जो है ठंडा करंट छुआया जाएगा, तर 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 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब याद रखना इससे। ये देखिए, ये फिर लिस्टिंग फिर से कर दी लास्ट में। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो गोल्फ में ओ है ना, ये गोल्फ में ओ जो है आपका, वो ओआशियो भी है और जो है ओखोत्स भी है, क्योंकि दोनों ही ओ वाले जो करंट हैं वो दोनों ही कोल्ड करंट हैं, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, दोनों ओ वाले जो हैं वो दोनों कोल्ड हैं। ओह मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि कोल्ड में जाके जब आप जो है ओह करते हैं, वैसे टाइप का। कोल्ड में क्या क्या हो गया फिर? बेंगुएला, हम्बोल्ट मतलब पेरू, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, कैनरी, कैलिफोर्निया, लैब्राडोर, ओयाशियो या फिर ओखोत्स, ग्रीनलैंड करंट, फॉकलैंड करंट। और जो है वार्म में क्या क्या हो गया? अगुला, अलास्का, ब्राज़ील, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, इक्वाटोरियल गल्फ स्ट्रीम, कुरेशियो, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ये देखिए बहुत सोच समझ के बनाई गई। थोड़ा सा अगर आप फील करेंगे इसको तो ये बिल्कुल आपको जो है मन में घुस के बैठ जाएगी। खैर, अब यही वाली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें रिटन फॉर्म में आप चाहें तो देख सकते हैं। अगुला क्या है? वेस्ट बाउंड्री करंट है साउथ वेस्ट इंडियन ओशन का। अच्छा, जो मैंने ये बात बताई थी एक ट्रिक की, जो लो लैटिट्यूड में क्या होता है, वेस्ट में कोल्ड होता है और ईस्ट में वार्म होता है। तो आप देख सकते हैं ये, जैसे लो लैटिट्यूड कौन सा है? ये वाले सब लैटिट्यूड हो गए, ये सारे जो है लो लैटिट्यूड वाला एरिया हो गए। ठीक है, अब इसमें देखिए वेस्ट में जो है कोल्ड है, ये वेस्ट में अगर आप मतलब ये ओशन के रेफरेंस में वेस्ट होता है, तो ओशन में देखिए वेस्ट में जो है, सॉरी ओशन में क्या होगा, कोल्ड में होगा वेस्ट और वार्म में होगा ईस्ट। एक सेकंड रुकिए, नहीं, ये जो है ये कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में होता है, सॉरी। तो कॉन्टिनेंट में अगर आप देखेंगे तो ये जो लोअर वाले लैटिट्यूड वाले एरिया हैं, ये ट्रिक जो मैंने बताई थी आपको, अगर आप ऐसे याद रख सकते हैं तो। वैसे मेरी ट्रिक अगर आपको याद है तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो वेस्ट में कोल्ड यानी कि बेंगोला कोल्ड है, और जो है आपका गुला वाला हो गया हॉट यानी कि वार्म। पेरू कोल्ड है इधर वेस्ट में, और जो है ब्राज़ील हो गया आपका वार्म। ठीक है, तो कोल्ड वाला जो है आपका वेस्ट हो गया और वार्म वाला ईस्ट हो गया। हाई लैटिट्यूड में देखेंगे तो कोल्ड ईस्ट है, देखिए हाई लैटिट्यूड ये सब हो गया, ये देख रहे हैं, ये वाला पूरा हाई लैटिट्यूड है। तो यहाँ पे क्या है? कोल्ड आपका ईस्ट में है, तो ये देखिए लैब्राडोर जो है ईस्ट में है। ठीक है, और जो है आपका अलास्का वाला जो है वो वार्म है, वो आपका वेस्ट में हो गया। तो इस हिसाब से याद रख सकते हैं। वैसे मेरी ट्रिक याद रखिएगा, ये इतना कोई ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला ये कई जगह लिखा भी है, थोड़ा डिस्प्यूटेड भी है ये। मेरी ट्रिक जरूर याद रखिएगा। लेकिन अलास्का मैंने आपको बताया साउथ वेस्ट वार्म करंट है ये, अलास्का और में कनाडा में फ्लो करता है ये। ब्राज़ील करंट साउथ अटलांटिक ओशन में ये फ्लो करता है।
ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट जो है साउथ पैसिफिक ओशन में फ्लो करता है, इक्वेटोरियल करंट जो है पैसिफिक ओशन में फ्लो करता है, गल्फ स्ट्रीम जो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्लो करता है, ठीक है। इसके दो पार्ट है, फ्लोरिडा और जो है अभी मैंने बताया था क्या नाम है, मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ बार बार, एल्टिको करके है ये कुछ, एंटिलीज करके, एंटिलीज नाम है, ठीक है। बस अभी